हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, देखो कल के लेक्चर में हमने देखा था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम और साथ में कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वो हम पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम रदरफोर्ड मॉडल पे आएंगे। ये लेक्चर मतलब ये वाला जो लेक्चर है, इसको मैंने यहाँ जो टॉपिक पढ़ना है इसको मैंने थर्ड लेक्चर में ही कवर करना था, लेकिन फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फोर्थ लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो आस्ता आस्ता चलेंगे आराम के साथ और चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेक्चर नंबर 3 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज रदरफोर्ड मॉडल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो कल हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि थॉमसन मॉडल जो है क्यों आया था, तो आप बोलोगे वो फर्स्ट मॉडल था जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को लेके जे थॉमसन ने दिया था। ठीक, तो उस मॉडल में बोला क्या गया था, बोला था कि एटम जो होता है वो एक स्फेयर है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का, पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फेयर है जिसमें पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। ऐसे किस तरह, जिस तरह वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, एक रेड वाला पार्ट होता है और साथ में ब्लैक कलर के सीड्स लगे होते हैं, उस तरह एटम होता है। ठीक, ये बोला था जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया था, जे थॉमसन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है उसको इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बैलेंस कर लेती है। ठीक है, तो इस वजह से एटम स्टेबल रहता है। ठीक, और जे थॉमसन ने एक और बात बोली थी कि एटम का जो मास होता है पूरे के पूरे एटम के अंदर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक जैसे फैला हुआ है। ठीक, पूरे का पूरा एक जैसे, मतलब इधर भी मास है इधर भी मास है, पूरे एटम के बीच में मास है। ठीक है, ये बोला था जे थॉमसन ने। अब देखो इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हमने देखी थी। हमने देखा था कि बाद में जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए, उन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को ये मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, अब देखो दूसरी चीज हमने कल क्या डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी हमने कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेज छोड़ते हैं। ठीक, अपने आप उनमें से कुछ रेज निकलती रहती हैं, जहां उसको बोल सकते हैं कि रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ठीक, तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। इनको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा था अल्फा रेज जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, हीलियम न्यूक्लियस जैसी होती हैं। मतलब इनमें जो अल्फा रेज जो होती हैं ये पार्टिकल्स की बनी होती हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस जैसे होते हैं। ठीक, ये हमने कल देखा था। दूसरी चीज हमने देखी थी कल बीटा रेज। तो बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही बीटा रेज होती। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही बीटा रेज। ठीक, तीसरे किस्म की रेज हमने देखी थी गामा रेज। तो ये न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये बहुत हाई एनर्जी रेज होती हैं और ये पार्टिकल्स की नहीं बनी होती। ठीक, अल्फा और बीटा रेज पार्टिकल्स की बनी होती हैं, ये पार्टिकल्स की नहीं बनी होती, ये हाई एनर्जी रेज होती हैं, जैसे एक्स रेज होती हैं वैसे ही। ठीक है, ये 3 चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर टॉपिक लिख लो आज का, रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो पहली तो ये चीज है कि ये जो वर्ड रदर लिखा हुआ है इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख के आपको एक बार समझा देता हूं। देखो कुछ लोग इसको, देखो अगर आप इस वर्ड को देखोगे ना तो ये आपको रदरफोर्ड लगेगा। ठीक है, RUTH ऐसे रदरफोर्ड लगेगा, लेकिन रदरफोर्ड नहीं है। ठीक, रदरफोर्ड नहीं है, जो इसको रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं वो गलत है। ठीक, अब देखो रदरफोर्ड तो ये है नहीं, है क्या, है क्या मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या। तो अब आप बोलोगे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, एक तो अमेरिकन इंग्लिश है जो उसमें अमेरिकन इंग्लिश में इसमें जो आर है ना, आर, ये आर साइलेंट है। ठीक, तो मैंने गूगल पे प्रोनाउंसिएशन इसकी देखी है तभी आपको बता रहा हूं। तो अमेरिकन जो मतलब बाहर वाली जो US वाली जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसमें आर साइलेंट है सिर्फ, बाकी ऐसा है रदरफोर्ड, उसमें मतलब रदरफोर्ड ऐसे करके आर नहीं बोलना, लेकिन दा बोलना है बीच में, TH दा ही होता ना, रदरफोर्ड ऐसे, रदरफोर्ड
ऐसे करके पढ़ते हैं बाहर वाली कंट्रीज वाले। और इंडियन प्रोनाउंसिएशन अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो इंडियन प्रोनाउंसिएशन में आप इसको रदरफोर्ड भी बोल सकते हो, रदर आर को प्रोनाउंस कर भी सकते हो, ठीक। तो अब आपकी मर्जी है, आप क्या बोलो, रदरफोर्ड बोलो, आर को साइलेंट कर दो, ठीक है, कि आर जो है ना ये इसको साइलेंट कर दो तो ये बाहर वाली प्रोनाउंसिएशन रदरफोर्ड, ठीक। और अगर आर को साइलेंट ना करें तो क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, जो मतलब इंडियन प्रोनाउंसिएशन है। तो आप क्या बोलोगे, आप देख लो, मैं बोलूंगा इसको रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। कभी कभी आर को साइलेंट कर दूंगा, कभी कभी ना करूंगा, जैसे मुंह से निकल गया वैसे बोल दूंगा, ठीक है। तो ये था, मतलब ये चीज थी हमारी प्रोनाउंसिएशन। तो ये नाम है, साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, ठीक है, और कुछ नहीं। आपने रदरफोर्ड का नाम बहुत बार सुना भी होगा 9th में 10th में, ठीक। अब देखो ये हमारा जो मॉडल है, ये हमारा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये मॉडल कितने नंबर वाला है, तो आप बोलोगे दूसरे नंबर का ये मॉडल आया था, जिसने एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्लेसमेंट है, जो अरेंजमेंट है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर टॉपिक लिख लो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक। तो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, बस यही एक्सपेरिमेंट ही हमें खत्म करना है, बाकी कोई चीज इस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं, फिर चलते हैं हम एक एक पॉइंट लिख के समझते हैं। तो करते हैं स्टार्ट हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है पहली चीज, और पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस आपको पता है क्या होता है, पेशेंस होता है सब्र, ठीक है। सब्र रखना है, कोई भी काम करने से पहले हमें सब्र जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको पता है केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने 11th में केमिस्ट्री रखी है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा तभी रखी है, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ, मेरा काम ही है आपको समझाना, ठीक। तो अगर आपने रख लिया तो आप आस्ता आस्ता देखते जाओ, आपको सब समझ में आएगा। और आपको मैं एक चीज़ फिर से बोल देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक। अच्छा, तो देखो पहला पॉइंट आप लिखो, फिर हम पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम्स है, वो सारी डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा, सब बना के समझेंगे बड़े आराम के साथ, मजे के साथ, ठीक। बहुत मजा आने वाला है। देखो तो पहला पॉइंट आप लिखो कि रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1900, अब ये जो डेट है ना, डेट, ठीक है, ये डेट चेंज भी हो सकती है बुक पे, किसी बुक पे कोई डेट लिखी है, किसी पे 4 साल आगे लिखे हैं, किसी पे 4 साल पीछे लिखे हैं ना। तो आप लिख लो कि रदरफोर्ड इन 1911, रदरफोर्ड इन 1911, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ठीक, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो किया क्या था इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में, इन विच, लिख लो ऐसे, इन विच ही बम्बार्डिड thin files of metals, ठीक है, like gold, platinum, ठीक है, सिल्वर और कॉपर, ठीक, सिल्वर और कॉपर with a beam of fast moving alpha particles, with a beam of fast moving alpha particles, ठीक। ये लाइन आप लिखो, अभी आपको सब समझ में आएगा, बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने लिख ली लाइन, तो आपने देखा होगा, देखा क्या, कुछ नहीं देखा। अब देखो ये जो लाइन है ना, इसको एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, देखो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं इसको पढ़ूं तो यहां मैंने लिखा है कि रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब देखो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में देखा था ना, कि एक किसी लाइट एलिमेंट को लेके
लाइट एलिमेंट को लेके उसके ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे साइंटिस्ट ने, तो यहां से कुछ और न्यूट्रॉन निकला था, कोई पार्टिकल न्यूट्रॉन निकला था। ठीक, अब देखो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम यहां स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। क्या यहां जैसे न्यूट्रॉन में क्या हुआ था, एक एलिमेंट को लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल छोड़े, तो इसको भी हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला था। अब यहां रदरफोर्ड ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने भी किसी मेटल को लिया, यहां किसी मेटल को लिया था। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा सारा पूरा जो एपरेटस है ना वो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो मैं आपको बस बता रहा हूं रदरफोर्ड ने किया क्या था। रदरफोर्ड ने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे यहां जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया था, बम्बार्ड किया गया था किसी एलिमेंट के ऊपर, वहां से न्यूट्रॉन निकला था। इसी तरह रदरफोर्ड ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, अब देखो क्या, देखो कुछ नहीं, देखो यहां लिखा है रदरफोर्ड इन 1911। रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, इन विच ही बम्बार्डेड थिन फाइल्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर विद अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, क्या किया था रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रदरफोर्ड ने थिन फाइल्स ऑफ मेटल्स को रखा। थिन फाइल का मतलब होता है एक पतली सी मेटल की चादर। ठीक है, थिन फाइल ऑफ मेटल्स, जैसे कौन कौन सा मेटल, जैसे गोल्ड, जैसे प्लेटिनम, जैसे सिल्वर या फिर कॉपर, इनमें से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट बुक के ऊपर गोल्ड लिखा हुआ है, बाकी किसी बुक के ऊपर ये सारे मेटल लिखे हुए आपको मिल सकते हैं, मैटर नहीं करता है। ठीक, हम गोल्ड को लेके ही चलेंगे। तो क्या किया था रदरफोर्ड ने, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक, जिनमें रदरफोर्ड ने थिन फाइल्स रखी थी इन मेटल्स की, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, इनकी थिन पतली प्लेटें रखी और उनके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अब आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं अल्फा रेज, कहां से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसलिए मैंने कल ये पढ़ाया था आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या बोलोगे, रदरफोर्ड ने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया था, कुछ मेटल्स की पतली प्लेटें रखी, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर या फिर कॉपर, इन मेटल्स में से किसी एक मेटल की पतली प्लेट रखी और उसके ऊपर क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देखो यही लिखा है, ही बम्बार्डेड थिन फाइल्स ऑफ मेटल, मतलब रदरफोर्ड ने थिन फाइल ऑफ मेटल के ऊपर बम्बार्ड कर दिए थे। क्या बम्बार्ड कर दिए थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। बम्बार्ड का मतलब होता है उनके ऊपर छोड़ना, ठीक है, जोर से मारना। ठीक है, मेटल की फाइल्स, मेटल की प्लेट्स के ऊपर जोर से पार्टिकल्स को फेंकना, उसको ही बम्बार्ड बोलते हैं, आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ऐसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। बोलो एक बार कैसे किया था। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या किया था, पतली प्लेटें रखी थी कुछ मेटल्स की, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे। कैसे अल्फा पार्टिकल्स थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे। ठीक, अब एक पॉइंट और लिखो फिर आगे समझते हैं। अब आप पॉइंट लिखो कि वो जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो कहां से लेके आया था रदरफोर्ड। लिखो द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रेडियम, वाज रेडियम। आपने सुना होगा रेडियम जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक, और आपको कल बताया ही था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकलती हैं। अल्फा रेज छोड़ो मतलब अल्फा पार्टिकल छोड़ो, क्योंकि अल्फा रेज के अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो अल्फा रेज छोड़ो, एक ही चीज है। ठीक, तो जो अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स था वो रदरफोर्ड ने रेडियम चूज किया था। ठीक है, और कॉमा डाल के लिखो ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपको कल बताया था। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। ठीक, प्लेस्ड इन अ ब्लॉक ऑफ लेड, प्लेस्ड इन अ ब्लॉक ऑफ लेड, इन अ ब्लॉक ऑफ लेड, लेड के एक ब्लॉक में रखा गया था। ठीक, आपको घबराना नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। एक पॉइंट और लिखो फिर इसको भी समझेंगे। अब आप बोलोगे स्लिट्स वर यूज्ड टू गेट फाइन बीम, स्लिट्स वर यूज्ड टू गेट फाइन बीम। ठीक है, ये एक और लिख लो पॉइंट साथ साथ, फिर हम डायग्राम बना के समझेंगे। तो पॉइंट लिख लो, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स,
द presence of alpha particles, the presence of alpha particles was detected ठीक है, by using a zinc sulfide screen, by using a zinc sulfide screen, zinc sulfide screen, ठीक, by using a zinc sulfide screen which was circular, ठीक है, which was circular and placed after gold file, and placed after gold file, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ऐड करो, फिर डायग्राम बनाते हैं। देखो, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक। अगर मैं लिखवाऊं ना तो आप फिर बुक्स खोलोगे, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो आप साथ साथ लिख लो, इन्हीं को ही दोबारा पढ़ो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो, मैं यहां एक बार आपको समझा देता हूं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो आपको बताया मैंने क्या किया था। गोल्ड या प्लेटिनम या सिल्वर या कॉपर जैसे मेटल की पतली प्लेट्स रखी थी, उनके ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे, ठीक। अब उसके बाद क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स क्या था, तो यहां लिखा है द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रेडियम। अल्फा पार्टिकल्स कहां से लाए थे रदरफोर्ड ने, तो रेडियम को यूज किया गया था। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं, तो रेडियम को अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स चूज किया गया था बाय रदरफोर्ड, ठीक है। अब देखो, यहां मैंने वही लिखा है कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इसको रखा कैसे था, इसको ब्लॉक ऑफ लेड में रखा था, ठीक है। वो अभी आपको मैं समझाऊंगा क्या मतलब है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड के एक ब्लॉक में रखा था, ठीक, ताकि रेडिएशंस जो है वो सिर्फ उस गोल्ड फाइल के ऊपर पड़े, वहां से रेडिएशंस बाहर ना आए। लेड क्या होता है, लेड पीबी करके इसका सिंबल होता है, लेड भी एक एलिमेंट होता है और रेडियम भी एक एलिमेंट ही होता है, ठीक है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपको पता है। अब देखो, अब रदरफोर्ड ने और क्या किया था, स्लिट्स वर यूज्ड टू गेट फाइन बीम, मतलब एक अच्छी बीम मिले अल्फा पार्टिकल्स की, इस चीज के लिए रदरफोर्ड ने स्लिट्स यूज की थी। स्लिट क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, ये जो है, ये पॉइंट समझने से पहले हमें एक डायग्राम बना लेनी चाहिए, ठीक। तो मैं यहां एक डायग्राम बना लेता हूं। पहले मैं यहां स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, फिर उसको यहां बनाते हैं, ठीक। ये डायग्राम, ठीक है, ये प्रदीप की बुक के ऊपर बनी हुई है। आप 1 सेकंड इस डायग्राम को देखो, तब तक मैं यहां डायग्राम बना लेता हूं। तो ऐसे करके देखो, देखो आप स्क्रीन पे डायग्राम देखो, ठीक है। ठीक, 1 सेकंड, अभी आपको डायग्राम बोर्ड पे बनी हुई मिलेगी। ठीक, अब हटाते हैं इसको आगे से। अब देखो, ये डायग्राम ऐसी ही दिखी थी आपको, इसको थोड़ा सा हम यहां से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसी डायग्राम आप बना सकते हो। देखो, यहां हुआ क्या था कि ये ऊपर जो ये जो चीज है ना, ये दिख रही है जो आपको, जहां मैं ये ब्लैक कर रहा हूं, ये एक ब्लॉक था। ब्लॉक का मतलब है कोई पीस था लेड का,
इस लेड के पीस का फायदा क्या है कि इससे बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर रेडिएशंस नहीं आती हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखूं, जैसे सपोज मैंने ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर रख लिया, तो रेडिएशन जहां से ये खुला है सिर्फ उस तरफ जाएंगी, बस यहां से रेडिएशन जाएंगी, इसकी अल्फा पार्टिकल यहां से जाएंगे, सीधा आगे जाएंगे, यहां से कहीं बाहर, यहां से कहीं बाहर ना आए। इसलिए ये ऊपर जो है ये क्या रखा था, ये रदरफोर्ड ने ब्लॉक रखा था लेड का। ब्लॉक मान लो जैसे लकड़ी का एक पीस होता है ना, इसी तरह लेड का एक पीस, उसको ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, ब्लॉक ऑफ लेड, लेड, ठीक, ये ऊपर है। अंदर क्या रखा है, ये रखा था रदरफोर्ड ने, रखा था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम। क्या रखा था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम। यहां से जो ये रेज निकल रही हैं, ये कौन सी है, अल्फा रेज हैं, और अल्फा रेज में क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक, ये जो रेड आपको दिख रही है, इसको बोलेंगे स्लिट। स्लिट क्या होती है अभी आपको बताता हूं। अब ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से जाएं, और ये जो बीच में ये रखी हुई है ना चीज, ये हमारा है गोल्ड फाइल। गोल्ड फाइल को लेके हम चलेंगे। गोल्ड मेटल की एक छोटी सी पतली सी प्लेट रखी है। ठीक, और ये जो स्क्रीन है, ये जो आगे आपको पूरी रेड दिख रही है ना, ये पूरी ये एक स्क्रीन है, इसको बोलते हैं ZnS स्क्रीन। ZnS फार्मूला होता है जिंक सल्फाइड का। ठीक, अब देखो ये जो स्क्रीन होती है ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है कि अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल जाके पड़ता है ना, तो यहां चिंगारी निकलती है, यहां स्ट्राइक दिखता है। ठीक, स्ट्राइक दिखे, यहां स्ट्राइक जाके दिखे, तभी यहां जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई जाती है। ठीक है, देखो स्ट्राइक कैसे दिखता है, आपको आगे जाके समझ में आएगा कि एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। ठीक है, तो यहां फ्लोरिसेंस का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई चीज यहां अगर आके पड़ेगी ना, तो यहां एक चिंगारी निकलेगी। यहां जैसे मतलब जैसे लाइटर ऐसे हम करते हैं ना गैस वाला, तो उसके आगे से चिंगारी निकलती है, वैसे ही अगर यहां से कोई पार्टिकल इसके ऊपर पड़ेगा तो इस स्क्रीन के ऊपर चिंगारी निकलेगी। चिंगारी निकलने का फायदा क्या है, सपोज अगर हमें यहां चिंगारी दिखे तो हमें लगेगा कि यहां आके कोई कुछ पड़ा है, यहां चिंगारी दिखे तो लगेगा यहां आके कुछ पड़ा है, यहां चिंगारी निकलेगी मतलब यहां आके कुछ पड़ा है। ठीक, यही फायदा है स्क्रीन का। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा समझाता हूं कि रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का एपरेटस है एक्चुअल में। ठीक है, ये रदरफोर्ड का एपरेटस है। अब देखो ये गोल्ड फाइल है, यहां से ये पार्टिकल्स छोड़े। अब देखो ये जो स्लिट है, ये क्या होता है, ये स्लिट कुछ नहीं होती, ये स्लिट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है। आप मुझे ये बताओ, जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स कहीं इधर भी जाएंगे, कहीं इधर भी जाएंगे, यहां से निकलेंगे इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, तो एक अच्छी बीम मतलब एक अच्छी डायरेक्शन जो है अल्फा पार्टिकल्स को मिल जाए, इसलिए यहां एक मटेरियल यहां और यहां यूज किया है, ताकि इधर वाले पार्टिकल यहां जाके कहीं ना टकराएं। इधर यहां से जो निकल रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, देखो यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यहां से जाके कहीं इधर ना टकराएं, कहीं उधर ना आए, सीधे यहां से आगे जाएं, इसलिए ये स्लिट मतलब ये एक सब्सटेंस यूज किया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहां से और यहां से ब्लॉक कर दिया है, तो सिर्फ बीच में से थोड़ी जगह है ताकि अल्फा पार्टिकल्स निकलें और उनकी अच्छी बीम सिर्फ यहां से जाए, मतलब यहां से कहीं जाके इधर ना टकराएं, या फिर इधर से अल्फा पार्टिकल जाके इधर ना टकराएं, इसलिए ये स्लिट यूज की थी। ठीक, मतलब जैसे देखो ना, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे लाइट को एक बहुत पतली जगह से निकालना है, तो मैं सपोज इस मार्कर में यहां सेंटर में एक होल कर देता हूं, तो मैं इसके ऊपर लाइट लगाऊंगा ना, तो लाइट सिर्फ उस होल में से पास होके मुझे पतली लाइट आगे जाती हुई दिखेगी। ठीक, और ऊपर वाला जो मार्कर का पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो वहां से लाइट नहीं जाएगी, तो मुझे एक्चुअल में एक अच्छी बीम ऑफ लाइट मिलेगी। ठीक है, सपोज यहां से मैं होल कर देता हूं, तो यहां से लाइट को किसी टॉर्च से लाइट को लगाता हूं ना, तो सिर्फ उस होल से लाइट आगे जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट को एक अच्छी बीम मिल गई है, मतलब लाइट की एक अच्छी बीम हमें मिल गई है। हमने क्या किया, सिर्फ उस होल से लाइट को पास किया है। ठीक, और ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो मार्कर का है वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, वही काम यहाँ ये स्लिट कर रही है। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल यहां से कहीं इधर जाके ना टकराएं, या फिर यहां से कहीं इधर जाके ना टकराएं, सिर्फ सीधे जाएं, इसलिए ये स्लिट, ये एक मटेरियल, एक सब्सटेंस यूज किया जिसको स्लिट बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा। और ये जो पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं ना, इसको स्लिट के थ्रू, मतलब ताकि एक अच्छी बीम ऑफ पार्टिकल्स मिले, इसको जाके छोड़ा था रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फाइल के ऊपर। ठीक, ये गोल्ड की फाइल है, गोल्ड फाइल मतलब गोल्ड की एक अच्छी प्लेट है, यहां इसके ऊपर पार्टिकल्स को छोड़ा था। ठीक, और आपको ये पता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज जो होती है उनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। बताया था आपको, इसीलिए बताया था। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि
किसी चीज में से पास हो जाना। तो आप मुझे बताओ कि अल्फा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होगा? होगा। मैंने आपको बताया था बीटा का अल्फा से ज्यादा होता है, लेकिन अल्फा का भी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स छोड़े, तो आप मुझे ये बताओ जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड की प्लेट के ऊपर जाके टकराएंगे तो क्या यहां से पास होंगे? तो यस, पास होंगे। ठीक है, पास होंगे ना, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल्स के सामने गोल्ड की एक पतली सी प्लेट रखी है, पतली सी फाइल जैसे एल्यूमिनियम फाइल आपने देखी होगी जिसमें खाने को लपेटते हैं ना, वो कितनी पतली होती है, उतनी ही गोल्ड की फाइल मान लो ये। ठीक, तो उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स छोड़े तो आपसे कोई पूछ ले क्या अल्फा पार्टिकल्स फाइल से पास होंगे? तो होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट तो होता ही है, तो पास तो होंगे। ठीक, तो जैसे ही पार्टिकल्स छोड़े तो पार्टिकल यहां से पास होंगे। ठीक है, गोल्ड फाइल से पास होंगे, ये आपको दिमाग में रखना है, पास तो होंगे क्योंकि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता ही है उनका। ठीक है, अब देखो, अब आप एक बार इस पॉइंट को पढ़ो तो आपको देखो समझ में आता है कि नहीं। देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाई, ठीक है, देखो यहां वही है कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेडियम था, जो हमने यहां रेडियम रख दिया अल्फा पार्टिकल्स निकालने के लिए। ठीक है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ब्लॉक ऑफ लेड में रखा तो रेडियम को एक लेड के ब्लॉक में रख दिया, ये आपको पता चल गया। अब देखो स्लिट्स वर यूज टू गेट फाइन बीम, यहां 2 स्लिट्स यूज की गई थी ताकि एक अच्छी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले, मतलब ताकि एक फोकस्ड वे में अल्फा पार्टिकल्स हमें मिले, जिन अल्फा पार्टिकल्स को हम गोल्ड फाइल के ऊपर छोड़ सकें। ठीक, इतना सिंपल है। अब देखो, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो आगे स्क्रीन लगाई है ये किस लिए लगाई है, ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक, ये किस लिए होती है, ये यहां से देखो, यहां से जब पार्टिकल छोड़ेंगे गोल्ड फाइल से पार्टिकल्स पास करके टकराएंगे ना कहीं, तो पार्टिकल्स किस जगह टकरा रहे हैं उनकी प्रेजेंस को देखने के लिए ये स्क्रीन यूज की जाती है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इस स्क्रीन की स्पेशलिटी यही होती है कि इसके ऊपर जब कोई पार्टिकल पड़ता है वहां एक स्ट्राइकिंग, एक जैसे होता है ना स्पार्क होता है। ठीक, तो अब आप इस पॉइंट को पढ़ो, देखो लिखा है प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिटेक्टेड, मतलब अल्फा पार्टिकल्स यहां गोल्ड फाइल से पास होके कहां टकरा रहे हैं उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया गया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो यही मतलब है ना, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मतलब अल्फा पार्टिकल्स की प्रेजेंस, अल्फा पार्टिकल यहां से पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको डिटेक्ट करने के लिए इस गोल्ड फाइल के आगे एक स्क्रीन लगाई गई थी। कौन सी स्क्रीन थी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक, विच वाज सर्कुलर एंड प्लेस्ड आफ्टर गोल्ड फाइल, जो कैसी थी? जो सर्कुलर थी, मतलब सर्कुलर थी और गोल्ड फाइल के आफ्टर उसको रखा गया था, गोल्ड फाइल के बाद में रखा गया था। देखो गोल्ड फाइल के बाद में ही रखा है ना, तो ये था रदरफोर्ड का अपरेटस। देखो यही लिखा है, सर्कुलर थी और आफ्टर गोल्ड फाइल इसको रखा गया था। ठीक, ये रदरफोर्ड का अपरेटस था। अब देखो, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। इतना क्लियर हुआ तो एक लाइक तो फिर बनता ही है। अब देखो कि यहां एक मैं आपको और चीज लिखवा देता हूं, हो सकता है आपको भूल जाए, तो आप एक पॉइंट लिख लो, यहां ऐसे करके लिख लो एक पॉइंट। पॉइंट क्या लिखोगे? द पॉइंट एट विच, देखो आपको पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब वो पतली फाइल से पास कर सकते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं, ठीक है, बीच में से निकल के आगे निकल जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर रेडियम को यहां रखा है अल्फा पार्टिकल्स, ये जो कौन से पार्टिकल निकल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, ये निकल रहे हैं, ये जाके गोल्ड फाइल के ऊपर टकरा रहे हैं, तो क्या गोल्ड फाइल से पास होंगे? तो होंगे पास। ठीक है, क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक, कल बताया था। अब देखो पास होंगे अगर, तो क्या होगा? पास होंगे तो कहां जाके टकराएंगे? यहां इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक, यहां इस स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे। हो सकता है कोई इधर आके लगे, कोई इधर आके लगे, लेकिन आके तो स्क्रीन पे ही टकराएंगे ना। जब स्क्रीन पे टकराएंगे तो हमें यहां एक स्पार्क दिखेगा, हमें यहां एक चिंगारी दिखेगी, जहां से हमें यह समझ में आएगा कि पार्टिकल आके यहां टकराया है। ठीक, अब इसी चीज को आप एक पॉइंट में लिख लो कि द पॉइंट एट विच एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स, एट विच an alpha particle strikes, the point at which an alpha particle strikes this screen, ठीक है, a flash of light is given out, a flash of light is गिवन आउट। ठीक है, ये पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि जब इस गोल्ड फाइल से पार्टिकल्स निकलेंगे
पास होंगे, पेनिट्रेट होके यहां से निकल के आगे जाके टकराएंगे तो वहां एक लाइट का फ्लैश मतलब वही चिंगारी, ठीक है, जिसको मैं चिंगारी बोल रहा हूं, वही लाइट का एक फ्लैश हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। वही मैंने यहां लिख दिया है, द पॉइंट एट विच एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स दिस स्क्रीन, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे यहां से अल्फा पार्टिकल निकल के जहां टकराएगा उस पॉइंट पे एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये स्क्रीन वहां लगाई है। तो वही लिखा है, द पॉइंट एट विच एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स दिस स्क्रीन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट, मतलब वहां एक लाइट का फ्लैश बाहर दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, ये तो रदरफोर्ड का एपरेटस है, तो रदरफोर्ड ने ऐसा ही किया था, एक रेडियम का पीस रखा ताकि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल पाए, ठीक, स्लिट यूज की ताकि अच्छी बीम मिले, अच्छी एक मतलब एक डायरेक्शन से ही मिले पार्टिकल्स को, और आगे गोल्ड फाइल रखी, आगे स्क्रीन रखी थी, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद जब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व क्या हुआ ये हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज दिमाग में पहले रख लेनी है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल्स यहां से जाएंगे तो इस गोल्ड फाइल से पास हो जाएंगे, ठीक है, पास होके यहां टकराएंगे, जहां टकराएंगे उस पॉइंट पे एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा, तो वहां पता चलेगा पार्टिकल कहां टकराया है, ठीक है। अभी देखो, आपको ये जो लाइनें मैंने लगाई है ना, ये नहीं लगानी है, ये बस आपको समझाने के लिए लगाई है, ठीक है, ये लाइनें बस आपको समझाने के लिए लगाई हैं। अभी अभी बाद में आपको मैं और कुछ लाइनें लगा के दिखाऊंगा, ठीक। ये बस आपको समझाने के लिए बताया ना कि यहां जहां टकराएंगे वहां एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, आपने ये लिखना एक बार, ये तो बस अपरेटस के बारे में ही नॉलेज है, तो इसको एक बार हटाते हैं, फिर हम डायग्राम में देख के आगे चलते हैं कि क्या क्या हुआ था, ठीक। इसको अच्छे से लिख लो, हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप अभी कुछ पॉइंट्स लिखो, आपको समझ में आएगा। तो आप लिखो, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे वाले किए थे, उसमें से कुछ चीजें रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी, वो कौन सी थी वो हम अभी देखते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ही ऑब्जर्व्ड मतलब रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था, द फॉलोइंग, ऐसे लिख लो, ही मेड लिख लो, ही मेड लिख लो, ठीक है, ही मेड द फॉलोइंग, ठीक है, ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक। रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं, मतलब कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। तो आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी तो आती ही होगी, ठीक, अगर नहीं आती तो आ जाएगी अभी आस्ता आस्ता करके। देखो यहां लिखा है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो रदरफोर्ड ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो ऐसे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किए थे, कैसे किए थे, रेडियम को रखा था, स्लिट रखी, मेटल रखा, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स छोड़े। यहां से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया वो देखो। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, आगे लिखो 99.9% पास्ट थ्रू द फाइल, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जितने अल्फा पार्टिकल्स, या फिर यहां बुक पे आपको अल्फा रेज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको पता है अल्फा रेज में अल्फा पार्टिकल्स ही होते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने पहली चीज क्या ऑब्जर्व की थी, यहां से इन एक्सपेरिमेंट से पहली चीज क्या ऑब्जर्व की थी, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.9% पास्ड थ्रू द फाइल। आपको ये तो पता है कि अगर पार्टिकल्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब ये पतली फाइल रखेंगे उससे पास हो जाएंगे, ठीक। वो तो आपको, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक, रदरफोर्ड को भी पता था, क्योंकि ये पार्टिकल्स में पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये पास हो जाते हैं, ठीक।
तो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन ये की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पास हो गए फाइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब वो सीधा सीधा डिफ्लेक्शन के बगैर पास हो गए। डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है अगर यहां से अल्फा पार्टिकल आया तो यहां से सीधा गया, इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मतलब डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक, तो रदरफोर्ड ने पहले ये ऑब्जर्व किया कि जैसे पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने छोड़े तो 99.9% पार्टिकल, मतलब 99.9% मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम पार्टिकल जो पास हो गए फाइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बगैर ही पास हो गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। मतलब यहां से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा चले गए, आके यहां टकराए। ठीक है, सीधा आके यहां टकराए। यहां आप लिख सकते हो यहां मोस्ट पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधा आके टकरा गए। ठीक, ये पहली ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने की। ठीक है, सब आपको समझ में आएगा आस्ता आस्ता। देखो ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है सीधा यहां से निकल के टकरा गए, आगे यहां आके टकराए। ठीक, ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व की? दूसरी की फ्यू पार्टिकल्स अंडर लिखो फ्यू पार्टिकल्स underwent deflection through small angles, deflection through small angles। ठीक, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ये की कि देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.9% पार्टिकल्स जो थे वो फाइल से पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब यहां से निकले सीधा जाके टकराए। ठीक, सीधे चले गए, फाइल में से सीधे चले गए। ठीक, दूसरी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ये की कि फ्यू पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स जो थे उनमें डिफ्लेक्शन हो गई थोड़ी थोड़ी, मतलब स्मॉल एंगल का मतलब होता है थोड़ी। देखो स्मॉल एंगल लार्ज एंगल आपको पता है ना, अगर ये इस पार्टिकल को यहां जाना है तो यहां चला गया, मतलब थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, तो थोड़ा स्मॉल एंगल है ना, ये छोटा एंगल है तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। अगर ऐसे कर दे तो ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, अगर सपोज ये पार्टिकल, मतलब ये कोई चीज है, इसके ऊपर पार्टिकल आया, टकराया और वापस ऐसे ही आ गया, तो इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टेड बैक, ये वापस आ गया, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड बैक। तो अगर पार्टिकल सीधा चला गया तो मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा यहां से रास्ता चेंज कर दिया इसने अपना, तो बोलेंगे डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल। तो अब आप यहां देखो फ्यू पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, मतलब दूसरी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ये की कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा रास्ता उन्होंने अपना चेंज कर दिया। मतलब अगर ये पार्टिकल्स हम बोले, ये पार्टिकल्स हमने यहां डाले तो कुछ सीधे पास हो गए, 99.9% सीधे पास हो गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। कुछ पार्टिकल्स में क्या हुआ, यहां से डिफ्लेक्शन हो गई, मतलब कुछ पार्टिकल्स यहां आके टकराए, मतलब ये पार्टिकल्स कुछ हम ऐसा बोल दें, कुछ पार्टिकल्स यहां से यहां आके टकरा गए। ठीक, तो ये हो गई डिफ्लेक्शन। इसको हम दो पार्टिकल्स को यहां दिखा देते हैं, ये पार्टिकल्स कुछ यहां आके टकरा गए। ठीक है, ये दूसरी चीज रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.9% मतलब मैक्सिमम पार्टिकल सीधे पास हो गए, गोल्ड फाइल से सीधा पास होके जाके यहां टकराए। तो देखो कैसे पता चला सीधा पास हुए, इस स्क्रीन की वजह से। ठीक है, स्क्रीन पे सीधे जाके टकराते हुए दिखे तो उनको लगा सीधा पास हो गए, मतलब यहां से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई पार्टिकल्स में, फाइल में से सीधा चले गए। उसके बाद देखो लिखा हुआ है फ्यू पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हो गई थ्रू स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब होता है थोड़े से, अपने रास्ते से थोड़े से भटक गए। तो कुछ पार्टिकल जो थे देखो यहां से सीधे रास्ते से आ रहे हैं, आगे से यहां चले गए या फिर यहां चले गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। ठीक, अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की थी रदरफोर्ड ने, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की थी, वो थी वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू कितना, 1 in only 1 in 20,000। ठीक है, 1 in 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बैक, वर डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा, पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 99.9% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल से पास हो गए और विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा चले गए। ठीक, फ्यू बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, मतलब देखो ना 99.9% पास हो गए तो 1% बचा पीछे, 1% में से भी
1% में से भी 90% जो थे, ऐसा बोलो, देखो 99.9% जो थे वो पास हो गए, ठीक। उसके बाद जो 1% बचा, देखो 99.9% के बाद 0.1% बचा, उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो थे स्मॉल एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब 99.9% यहां से चले गए, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम पार्टिकल्स, कितने कम, ओनली 1 in 20,000, मतलब जैसे 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, मतलब बहुत ही कम, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम पार्टिकल्स क्या हो गए, जैसे ही यहां आके टकराए यहां से वापस आ गए, डिफ्लेक्ट बैक, वापस आ गए, ठीक है। वेरी फ्यू, ओनली 1 in 20,000, मतलब अगर हम 20,000 डालें तो उसमें से कोई एक जो है वो वापस आ गया, ठीक। वर डिफ्लेक्टेड बैक, वो वापस डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब वो पार्टिकल यहां से जैसे ही गोल्ड फाइल के ऊपर टकराए वहां से वापस आ गए। ये थी रदरफोर्ड की 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट जब होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व होती हैं, फिर उनका रिजल्ट देखा जाता है, ठीक है। अभी हम इसके बाद रिजल्ट देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक। तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने क्या 3 चीजें ऑब्जर्व की थी। उन्होंने अपना अपरेटस बनाया, उसमें उन्होंने देखा कि 99.9% पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन के बगैर सीधा पास हो रहे हैं गोल्ड फाइल से, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं, बहुत कम पार्टिकल्स, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब पास तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टेढ़े हो गए, थोड़ी सी टेढ़े हो गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल के थ्रू, ठीक। और कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कम, मतलब जैसे 20,000 में से एक हो गया, वो वापस चले गए, मतलब जैसे ही गोल्ड फाइल के ऊपर पड़े कुछ पार्टिकल वापस आ गए, ठीक, बिल्कुल वापस आके पास ही नहीं हुए, गोल्ड फाइल से पास ही नहीं हुए, ठीक। अब देखो ये थी 3 ऑब्जर्वेशंस। तो हम अब क्या सीखेंगे यहां से, इन ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको रिजल्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा को मैं यहां से बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां एक एटम से आपको समझाता हूं, फिर हम एकदम लिख के भी समझेंगे, आपको मैं एक एटम से समझाता हूं। देखो आपको पता है कि ये जो गोल्ड फाइल यहां रखी है ये किसकी बनी है, एटम्स की बनी है। तो एटम्स में से हम एक एटम को पकड़ लेते हैं, यहां देखो ना, कोई भी मैटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, जो मर्जी है, वो एटम्स का ही बना होता है, ठीक है। तो अगर ये एक गोल्ड का एटम है, सपोज इसके ऊपर हम रेज डाल रहे हैं, तो यहां से हम समझेंगे। देखो ओवरव्यू है, सिर्फ ओवरव्यू, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। देखो तो अगर हम क्या करें, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो देखो अगर अल्फा पार्टिकल्स को एटम पे छोड़े तो अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाएं। कैसे सीधे जा सकते हैं, सीधे इसलिए जा सकते हैं कि एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस है, तभी सीधे निकल के चले गए, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले गए पार्टिकल्स। सीधा कोई चीज क्यों जा सकती है, अगर देखो ना, अगर यहां खाली जगह है तो एटम को, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एटम, ये एटम है, ठीक है, अगर एटम के बीच में खाली जगह है तो फिर अल्फा पार्टिकल्स वहां खाली जगह से पास हो सकते हैं ना। अगर बीच में खाली जगह नहीं है, कुछ यहां भरा हुआ है, तो वहां अल्फा पार्टिकल टकरा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहली ऑब्जर्वेशन थी ना, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो था कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स का। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट कैसे चले गए, सीधा कैसे चले गए, ठीक, सीधा इसीलिए चले गए कि एटम के बीच में कुछ खाली जगह है, तभी वो यहां से निकल के, जैसे गए यहां से सीधा ही निकल गए, क्योंकि निकलना तो उनकी फितरत ही है, पेनिट्रेशन तो उनकी होती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट उनमें होता ही है, पास तो उन्होंने करना ही था, ठीक है, गोल्ड फाइल हो चाहे प्लेटिनम फाइल, उनमें से अल्फा पार्टिकल्स ने पास तो करना ही था। अब पास हुए विदाउट डिफ्लेक्शन, तो आप यहां बोलोगे पहला जो पॉइंट है, मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधा चले गए, इसका मतलब ये हो गया कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, यही हो गया ना, तभी तो एटम, देखो ना, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, तभी तो पार्टिकल यहां से सीधा निकल के कहीं टकराए नहीं। अगर एटम के अंदर खाली जगह ना होती तो पार्टिकल कहीं टकरा जाते, ठीक, सीधा जाने की चांसेस जो थे कम हो जाते ना, ठीक। तो ये पहला पॉइंट जो है, यहां से ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल यहां से पास हो गए, इसका मतलब क्या कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, ठीक। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट कैसे हो सकते हैं, देखो अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर ये किसी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा तो क्या ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, होगा डिफ्लेक्ट, क्योंकि आपको पता है
सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अगर अल्फा पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास से गुजरेगा तो ये इसके पास से नहीं जा पाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक। तो अगर अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास से निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल जरूर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो वो कहानी यहां भी लगेगी। देखो जो दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था वो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये निकाला कि स्मॉल एंगल से इस वजह से डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस बॉडी के पास से निकले ना तो ये डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज थे, तो एटम के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, कोई पॉजिटिव चार्ज वाली कोई चीज थी जिसके आसपास से जैसे अल्फा पार्टिकल निकला तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह देखो ये पार्टिकल जैसे पास से निकला तो यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, आप खुद ही सोचो, हो सकती है ना। अल्फा पार्टिकल्स कैसे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, कैसे साइड पे जा सकते हैं? अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, अगर एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज होगी तो पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के साथ आसपास आएंगे तो अल्फा पार्टिकल दूर भागेंगे उससे, तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए थे। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर यहां एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मैं यहां से अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा हूं, अगर अल्फा पार्टिकल यहां इसके पास से जाएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहां पास से जाएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना, पॉजिटिव में रिपल्शन की वजह से दूर भाग रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक। अब देखो अगर मैं अल्फा पार्टिकल को सीधा इसके ऊपर छोड़ूं तो कहां जाएगा बेचारा अल्फा पार्टिकल, कहां जाएगा? देखो यहां से पास तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बीच में है। अब ये है क्या? पॉजिटिव चार्ज। अगर अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर छोड़ूंगा तो ये यहां से बेचारा वापस आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवी चीज को पास तो नहीं कर सकते, हैवी चीज को पास नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हैवी बॉडी है, इसके ऊपर अगर ये हैवी बॉडी है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज को छोड़ रहा हूं तो पॉजिटिव जाके पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपल्शन होगी ना, ये पॉजिटिव इसको उठा के वापस फेंकेगा, ये पार्टिकल वापस आ जाएगा, ठीक। अब देखो यही काम यहां हुआ था। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है ना कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस आ गए थे, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया था कि कुछ पार्टिकल वापस क्यों आए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज है और एटम के बीच में कोई हैवी बॉडी होगी जिसके ऊपर जाके जैसे पार्टिकल लगा, अल्फा पार्टिकल लगा तो यहां से वापस डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यहां से गया इसी रास्ते से वापस आ गया, ठीक। देखो ये रिजल्ट हो सकता है, ठीक। हमने एक एटम को लेके समझा, ठीक है। आप टेंशन ना लो, अभी आपको सब समझ में आएगा। देखो समझ में आया आपको? देखो ये मैंने कुछ आपको रिजल्ट का ओवरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि 99% पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल पास इसलिए हो गए क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो खाली है, तो अगर खाली जगह है तो वहां से पार्टिकल सीधा निकल के चला गया डिफ्लेक्शन के बगैर, ठीक। कुछ पार्टिकल थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए, इसलिए डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके आसपास से जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले तो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। अब देखो उन्होंने ये बोला कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल वापस क्यों आ गए, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, एटम के अंदर कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल जाके लगे तो यहां से वापस आ गए, ठीक। ये उनके तीनों रिजल्ट थे। अब मैं आपको बता दूं फाइनली उन्होंने ये बोला था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो कम स्पेस घेरती है। उन्होंने बोला था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और वो बहुत कम स्पेस घेरती है, ठीक है, बहुत कम स्पेस घेर रही है। इसी कम स्पेस गिरने की वजह से बहुत कम पार्टिकल्स वापस बैक हुए, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल। देखो अगर ये सारी स्पेस एटम के अंदर घेर लेगी तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते, ठीक। देखो ना ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर ये पूरे का पूरा एटम ही घेर लेती, सपोज ऐसे बोलो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है पूरे एटम के अंदर ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती तो जो अल्फा पार्टिकल यहां से जाते सारे ही वापस आ जाते, ठीक। तो उन्होंने ये बोला कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है और वो बॉडी बहुत हैवी है, इस वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है उस बॉडी के साथ टकरा के वापस आ गए, ठीक। बिल्कुल वापस इसलिए आए क्योंकि वो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने फाइनली इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम लिखा होता है बुक्स पे तो वहां साथ में लिखा होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको पता है ये पहले एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही हुई थी, ठीक। तो उन्होंने बोला था एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है और बहुत कम जगह वो गिरती है, ठीक है, बहुत कम जगह गिरती है। इसी वजह से बहुत कम पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि वो उस बॉडी के साथ टकरा के वापस आते हैं और पार्टिकल
आसपास से डिफ्लेक्ट, थोड़े थोड़े स्मॉल एंगल के थ्रू इसलिए डिफ्लेक्ट होते हैं कि वो उस बॉडी के पास से गुजरते हैं, और जो पार्टिकल सीधा उस बॉडी के ऊपर पड़ते हैं वापस आ जाते हैं, ठीक। और इस बॉडी को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक। ये चीज है। अब देखो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये कि पार्टिकल पास क्यों हुए थे, ये हुआ था, इसी चीज को एक बार लिखते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर हम एटम्स बना के भी देखेंगे, पार्टिकल्स को पास करा के देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, आप टेंशन ना लो। ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अभी इसको आप मत लिखो, मैं वापस से आपको डायग्राम भी बनवाऊंगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, इतना आप दिमाग में बिठा लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आप आगे लिखो, ठीक है। देखो ये मॉडल थोड़ा सा लेंथी होता है, तो अच्छे से समझने के लिए पूरा लेक्चर ही चाहिए, तभी मैं ये मॉडल आपको अलग से करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, ये आप लिखो भी आगे, ठीक है, इसी के आगे लिखना है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो ऑब्जर्वेशंस की, उन सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दी। वो कंक्लूजन्स क्या है वो आपको पहले ही समझा दी, अभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक। तो देखो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स नहीं, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस लिखो यहां, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। मैं यहां इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। देखो लिखो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कॉमा डाल के लिखो ही ड्रू, DREW, ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, ठीक। अब ड्रू वर्ड क्यों यूज किया मैंने, तो पास्ट में जा रहे हैं ना, ये सारा कुछ पास्ट में हुआ था, तो ड्रू ड्रॉन करके होता ना, ऐसे ड्रू ऐसे होता है, आप देख लेना, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स, ठीक। तो ड्रू मैंने दूसरी फॉर्म ड्रा की यूज कर ली है। अब मैंने यहां आपको इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, तो बस मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। देखो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ही ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन, ड्रा भी बोल सकते हो आप, ड्रा का मतलब होता है निकालना, तो उसी की सेकंड फॉर्म यूज की है कि उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशंस अभी हमने लिखी कि इतने पार्टिकल्स पास हो गए, इतने डिफ्लेक्ट हो गए, इतने वापस आ गए, ठीक, इनसे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाली, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब तो आपको पता ही है कि फाइनली उन्होंने बोला, ठीक, कंक्लूड किया। तो क्या कंक्लूजन्स निकाली उन्होंने, तो फर्स्ट पॉइंट आप कंक्लूजन में लिखो, since most of the alpha particles, since most of the alpha particles, since most of the alpha particles passed through the file, passed through, ये किस फाइल की बात हो रही है, गोल्ड फाइल की, जो यहां रखी है, जैसे एल्यूमिनियम फाइल आपने देखी है, उतना पतला गोल्ड मेटल, ठीक है। तो since most of the alpha particle passed through the file without deflection, file without deflection, ठीक, मतलब बहुत सारे जो पार्टिकल थे फाइल से पास हो गए थे डिफ्लेक्शन के बगैर, 99.9%। इसका मतलब क्या हो गया, तो आगे लिखो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, इट मीन्स देयर मस्ट be some empty space within the atom, या फिर in the atom भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट की कंक्लूजन है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्यों पास हो गए, वो इसलिए पास हुए क्योंकि पार्टिकल पास इसीलिए हो सकते हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारी जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, वो एम्प्टी है, इसीलिए यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स सीधा पास तो होते ही हैं, सीधा पास होना मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक, विदाउट डिफ्लेक्शन। ऐसे आप बना सकते हो डायग्राम, एक एटम को लेके मैं समझा रहा हूं, अभी बहुत सारे एटम को लेके भी बताऊंगा, ठीक। ये पार्टिकल्स छोड़े ना, ठीक, यहां से पास होके, आप बोलोगे नहीं आप पार्टिकल नहीं बना रहे हो, रेज बना रहे हो, तो रेज के अंदर पार्टिकल्स ही होते हैं, तो ये क्या है, अल्फा रेज बोल सकते हो इनको, अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक, एक ही चीज है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, ठीक, देखो समझ गए आप, सब समझ गए, सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो यहां लिखा है सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट, के बहुत सारे 99.9% मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट गोइंग एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल पास क्यों हो गए,
अगर तो बीच में कोई जगह होती तो पार्टिकल उसके साथ या कोई चीज होती उसके साथ टकरा जाते, एटम के अंदर अगर कोई चीज होती उसके साथ पार्टिकल टकरा जाते तो फिर पास ना हो पाते ना। अगर कुछ होता तो टकराते तो हो सकता है वो डिफ्लेक्ट हो जाते, इधर उधर कहीं चले जाते, लेकिन स्ट्रेट चले गए, जैसे छोड़े वैसे ही चले गए। ठीक है, तो यहां वही लिखा है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाइल विदाउट डिफ्लेक्शन, के मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है उस फाइल से पास हो गए डिफ्लेक्शन के बगैर। अब मैंने यहां ये क्यों बनाया, आपको पता है फाइल है, गोल्ड फाइल के अंदर के एटम्स होंगे तो हम एक एटम को लेके समझ सकते हैं ना, जो एक एटम के साथ हुआ वही पूरी गोल्ड फाइल के साथ हुआ होगा, क्योंकि गोल्ड फाइल या कोई भी चीज किसकी बनी होती है, एटम्स की। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई टेढ़े नहीं हुए, डिफ्लेक्शन मतलब टेढ़ा होना, टेढ़े नहीं हुए, सीधे चले गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, मतलब इसका मतलब हो गया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ खाली जगह है। ठीक, तभी तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये सीधा कैसे पास हो सकते हैं अगर इनके सामने कुछ है नहीं। तो एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है, उन्होंने सोचा, रदरफोर्ड ने सोचा कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली होनी चाहिए, इसलिए अल्फा पार्टिकल बहुत सारे सीधे चले गए डिफ्लेक्शन के बगैर। ठीक, ये पहली कंक्लूजन थी। दूसरी देखो, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो कुछ एम्प्टी स्पेस है तभी सारे के सारे विदाउट डिफ्लेक्शन चले गए। अब दूसरा देखो, सिंस फ्यू पार्टिकल्स were deflected through small angles, deflected through small angles, ठीक, since few particles were deflected through small angles and alpha particles were positively charged, ठीक है, since alpha particles were positively charged these could be deflected only, ठीक है, these could be deflected only, ठीक है, by some positive body present in the atom, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटम। ठीक, ये आप लिखो, इन द लिख लो या विद इन द लिख लो, विद इन द एटम। ठीक है, अब आप कॉमा डाल के लिख सकते हो, द अल्फा पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टेड, the alpha particles which were deflected, ठीक है, which were deflected passed very close to this positive body, passed very close to this positive body। ठीक, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और कुछ नहीं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस जैसे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कब डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ें कहां, एक पॉजिटिव बॉडी के ऊपर छोड़ें, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सिमिलर चार्ज रिपेल हो जाएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव बॉडी के पास से गुजरेंगे तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब देखो दूसरा यही कंक्लूजन निकाला था रदरफोर्ड ने। पहला कंक्लूजन क्या निकाला था, जल्दी बोलो। उन्होंने बोला कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल पास हो गए एटम से, मतलब इस गोल्ड फाइल से, मतलब एटम से। गोल्ड फाइल किसकी बनी है, एटम से, एटम से ही बनी है ना गोल्ड फाइल। ठीक, तो बहुत सारे पार्टिकल पास हो गए, इसका मतलब है कि एटम्स के अंदर जो है बहुत सारी स्पेस एम्प्टी होती है। ठीक, ये पहला है, ये उस रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला था। ठीक, पहला। दूसरे पॉइंट से क्या, दूसरी ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है,
मतलब एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो अल्फा पार्टिकल जब उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास से गुजरते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? क्योंकि हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के आसपास से गुजरेगा तो उसके साथ नहीं ना चिपकेगा, दूर भागेगा, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला था। तो अगर आप यहां जो मैंने लिखा है उसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखो ये दूसरा कंक्लूजन है, सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। जैसा कि हमें पता है कुछ पार्टिकल जो हैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, आपको मैंने बताया पहले जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखी थी वो इसीलिए लिखी थी। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए एंड अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिवली चार्ज। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, these could be deflected only by some positive body present within the atom। ये अल्फा पार्टिकल सिर्फ उस टाइम ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं जब, डिफ्लेक्ट का मतलब है टेढ़े हो सकते हैं, अपने रास्ता चेंज कर सकते हैं जब ये किसी पॉजिटिव बॉडी के आसपास से गुजरे। ठीक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बॉडी के आसपास से गुजरेंगे तो ये टेढ़े हो जाएंगे। तो यही इस पॉइंट में लिखा है कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, यहां से ऐसे चले गए, थोड़े से टेढ़े हो गए। ठीक है, पास तो हुए लेकिन रास्ता थोड़ा सा बदल लिया। क्यों बदला? इन्होंने लिखा है कि अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिवली चार्ज। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो आगे लिखा है दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय सम पॉजिटिव बॉडी। ये सिर्फ उस टाइम ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं अगर ये किसी पॉजिटिव बॉडी के आसपास से गुजरेंगे। ठीक, तो वही लिखा है बाय सम पॉजिटिव बॉडी विद इन द एटम, मतलब ये अल्फा पार्टिकल सिर्फ उसी टाइम डिफ्लेक्ट हो सकते हैं जब ये किसी पॉजिटिव बॉडी के आसपास से गुजरे जो पॉजिटिव बॉडी एटम के अंदर है। तो इनको यहां ये लगा, रदरफोर्ड को ये लगा कि एटम के अंदर एक कोई पॉजिटिव बॉडी है, जिस पॉजिटिव बॉडी के आसपास से जब अल्फा पार्टिकल गुजरे, ठीक है, ये पॉजिटिव बॉडी है कोई। ठीक, तो जब इस पॉजिटिव बॉडी के आसपास से अल्फा पार्टिकल गुजरे तो पार्टिकल्स क्या हो गए? ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, यहां बना देता हूं, डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे। ठीक है, यही लिखा है। एक बार फिर पढ़ो कि सिंस फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। हमें पता है कुछ पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और हमें पता है आगे लिखा है कि अल्फा पार्टिकल छोड़े थे, अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कैसे? वो सिर्फ लिखा है दिस कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड, वो सिर्फ उस टाइम डिफ्लेक्ट हो सकते हैं अगर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो। ठीक, ओनली बाई सम पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, मतलब सिर्फ उस टाइम ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं अगर एटम के अंदर कोई पॉजिटिव बॉडी है। ठीक, तब ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ये उन्होंने बोला था। ठीक, अब देखो द अल्फा पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टेड पास्ट वेरी क्लोज टू दिस पॉजिटिव बॉडी। उन्होंने ये बोला कि अल्फा पार्टिकल वो वाले डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े थोड़े वो वाले अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़े थोड़े का मतलब हो गया, आपको पता है कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए थे स्मॉल एंगल से। ठीक है, तो उन्होंने यहां ये कंक्लूजन निकाला था इस पॉइंट से कि सिर्फ वो अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए जो इस पॉजिटिव बॉडी के पास से गुजरे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी खुद पॉजिटिवली चार्ज थे, ये पॉजिटिव चार्ज, अंदर भी कोई पॉजिटिव बॉडी थी, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। अगर एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ना होती तो फिर सारे के सारे पार्टिकल डिफ्लेक्शन के बगैर ही निकल जाते ना, फिर टेढ़े क्यों होते पार्टिकल्स। ठीक, तो कुछ पार्टिकल जो अपने रास्ते से स्मॉल एंगल के थ्रू टेढ़े हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो इसका मतलब यही रदरफोर्ड ने निकाला, यही कंक्लूजन निकाली कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास से जब अल्फा पार्टिकल निकले तो वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार ये पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पॉइंट पढ़ के समझाने से ज्यादा आपको यहाँ डायग्राम से समझना आसान लगता है। ठीक, और समझ में भी ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे जो पास हुए उसका रिजल्ट रदरफोर्ड ने ये दिया कि एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़े थोड़े अपने सीधे रास्ते से टेढ़े हो गए, तो रदरफोर्ड ने इसके लिए ये बोला कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, जिस बॉडी के आसपास से अल्फा पार्टिकल जैसे गए तो वो मूव हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडी थी वो भी पॉजिटिव चार्ज थी, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव के पास से जब निकलेगा तो रिपल्शन हो जाएगी ना, ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, यहाँ इसको पॉजिटिव बॉडी दिखी तो ये पार्टिकल दूर भागेगा पॉजिटिव बॉडी से, तो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, ये था दूसरा पॉइंट। तो यहां पढ़ सकते हो, तो अल्फा पार्टिकल विच वर डिफ्लेक्टेड पास्ट वेरी क्लोज टू, इन्होंने बोला कि ये जो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से, ये इस बॉडी के बहुत क्लोजली, बहुत जो अंदर मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव बॉडी है उसके बहुत क्लोज से गए होंगे, बहुत पास से गए होंगे, तभी डिफ्लेक्ट हुए। एक बार पढ़ना, पॉइंट कुछ समझना है पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये तो दूसरा कंक्लूजन है।
तीसरे देखो, पहली ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये, दूसरी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये, तीसरी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन अब हम लिखते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल वापस आ गए थे। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये ब्लैक वाले अल्फा पार्टिकल मैं डाल रहा हूं इस पे, तो ये जैसा टकराया वैसे बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक, या आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसा आया यहां बिल्कुल वापस आ गया। ठीक, कुछ पार्टिकल आए, टकराए, वापस आ गए। अब आप खुद ही सोचो, पार्टिकल टकरा के वापस कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि देखो ना, कुछ बहुत कम पार्टिकल जैसे टकराए, जैसे एटम के ऊपर गए तो वापस आ गए। वापस क्यों आए आप खुद सोचो। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये वापस तब ही आ सकते हैं अगर इनके रास्ते में कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, बहुत हैवी बॉडी हो जिसको ये पास नहीं कर सकते। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जिस बॉडी से पास नहीं हो सकते, एक तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर जैसे जाके लगे इस बॉडी को पास नहीं कर पाए, वापस आ गए। ठीक, अब इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दी थी वो लिख लो एक बार। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गए थे। तो ये क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता ही है, सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर, सिंस सम लिखो, सम लिखा ना, सिंस सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गए थे। एंड हम ये जानते हैं, एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनका 2 यूनिट चार्ज होता है, इनके ऊपर 4 यूनिट मास होता है, तो हैवी पार्टिकल्स होते हैं। दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड, कॉमा डाल के लिखो, दीज कुड बी deflected, these could be deflected only if they strike some heavy body. ठीक है, if they strike some heavier body inside the atom, strike some heavier body inside, ठीक है, द एटम। ये समझ में आया आपको? तो मैं पहले डायग्राम से समझाता हूं, फिर पॉइंट से समझाता हूं। देखो, समझ में आ रहा है? ठीक, देखो, यहां कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे बिल्कुल वापस आ गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बड़ा मास होता है उनका, 4 यूनिट मास। ठीक है, इतने हैवी, तो वो पास क्यों नहीं हुए, वापस क्यों आ गए? तो इसका यही आपको लगेगा कि आगे कुछ था, कोई ऐसी चीज थी जिन्होंने अल्फा पार्टिकल को यहां से पास होने नहीं दिया, वापस कर दिया। ठीक है, वापस कर दिया। ठीक, तो अब रदरफोर्ड ने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गए। उसका मतलब ये हो गया कि एटम के बीच में कोई हैवी बॉडी है, कोई हैवी चीज है, जिससे जब ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट टकराए तो वापस भेज दिया, उस बॉडी ने उठा के फेंक दिया। ठीक, अल्फा पार्टिकल को वापस उठा के बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बहुत हैवी है, उसको हटा नहीं पाए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल उस बॉडी को हटा नहीं पाए, उससे टकरा के वापस आ गए। अब आप इस पॉइंट को पढ़ो, देखो समझ में आता है। सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब हम जानते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गए। ठीक, अब अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स, हमें पता है अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स हैं। दीज कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड, दीज कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली, मतलब ये सिर्फ उस टाइम ही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं इफ दे स्ट्राइक सम हैवियर बॉडी इनसाइड द एटम, अगर ये किसी हैवी बॉडी को टकराएं एटम के अंदर, तब ही अल्फा पार्टिकल वापस आ सकते हैं। ठीक, ये किसने कंक्लूड किया? रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गए, बिल्कुल बैक डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, वो ऐसा इसलिए हुआ कि एटम के अंदर कोई हैवी बॉडी है। ठीक, उस बॉडी के साथ अल्फा पार्टिकल टकराए तो अल्फा पार्टिकल उस बॉडी को पास नहीं कर पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, वापस आ गए। ठीक, ये रदरफोर्ड ने बोला। अब देखो, एक पॉइंट और लिखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे नहीं, आपने यहाँ ये गोल्ड बनाया है, यहाँ ये गोल्ड क्यों बना दिया? तो आपको ये तो पता ही है, आपको मैंने पहले भी बताया, ये जो गोल्ड की फाइल बनाई है, गोल्ड हो चाहे कॉपर हो चाहे प्लेटिनम हो, हर एक मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। तो आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में यही पढ़ाया था कि मैटर किसका बना होता है? एटम्स का। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करेंगे ना, तो हम एटम को ही लेके स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम एटम को ही लेके स्टडी करते हैं।
हम केमिस्ट्री में ये नहीं देखते ये मार्कर है ऊपर से कैसा है इसका, ये वो, ऐसा नहीं। इसके अंदर क्या एटम है, उन एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, वो चीज देखते हैं हम केमिस्ट्री में। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैटर होती है ना केमिस्ट्री, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मैटर का क्या होता है, एटम ही होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल, तो उसी की स्टडी। यहाँ ये गोल्ड फाइल है, उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स, तो उसमें से एक एटम उठा के हम समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ बहुत सारे एटम रखें तब भी समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे एटम रख के भी समझाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक। तो पहला पॉइंट जो था, रदरफोर्ड ने जो पहली ऑब्जर्वेशन की थी कि बहुत सारे पार्टिकल पास हो गए, बाद में कंक्लूजन क्या दिया कि इसलिए पास हो गए क्योंकि एटम के अंदर कोई खाली जगह है, इसलिए, मतलब एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है, इसलिए बहुत सारे पार्टिकल पास हो गए। दूसरी है कि कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, वो जब किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आसपास से गुजरेंगे तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट जो था, तीसरी ऑब्जर्वेशन के कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बैक आ गए। ऐसा रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और बहुत हैवी बॉडी है, ठीक। उस बॉडी के ऊपर जब पार्टिकल लगे अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल वापस आ गए, ठीक। उस बॉडी ने अल्फा पार्टिकल को रोक लिया, पास नहीं होने दिया, मतलब वो बॉडी बहुत हैवी है। बाकी एटम तो खाली है लेकिन वो बॉडी बहुत हैवी है। अब एक पॉइंट और लिखो फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहां फोर्थ पॉइंट। उन्होंने ये बोला, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक, सिंस द number of alpha particles deflected back is very very small, ठीक, very very small. This shows that the heavy body, this shows that the heavy body, this shows that the heavy body, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूं, प्रेजेंट इन द एटम, the heavy body present in the atom must be occupying a very must be occupying a very very small volume, ठीक है। ये पॉइंट आप समझो। देखो आपको पहले ही बताया था ना कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गए थे ना डिफ्लेक्ट होके, वो बहुत कम पार्टिकल्स थे। कितने थे, जैसे 20,000 में से एक पार्टिकल बिल्कुल वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप मुझे बताओ, अगर ये बॉडी जो हैवी है ये बहुत बड़ी होती, अगर ये हैवी बॉडी बहुत बड़ी होती तो सारे के सारे पार्टिकल्स ही वापस आ जाते। अब ये बॉडी बहुत छोटी है, देखो ऐसे समझो, अगर ये बॉडी जो अंदर एटम के अंदर जो बॉडी है ना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वो बहुत बड़ी होती तो यहां से टकरा के वापस बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो टकरा के वापस आ जाते। अब देखो ये जो अंदर बॉडी थी ना, वो उनको लगा कि ये बॉडी बहुत छोटी है, ये जो बॉडी हैवी बॉडी है बहुत छोटी है, इसी वजह से बहुत कम पार्टिकल वापस टकरा के आए, ठीक है। क्योंकि बॉडी बहुत छोटी थी तो बहुत कम पार्टिकल इससे टकराए तो वापस आए। अब देखो जब बॉडी बड़ी होगी तो अंदर जो मतलब एटम के अंदर जो हैवी बॉडी अगर बहुत बड़ी होगी तो सारे ही पार्टिकल टकरा के वापस आ जाएंगे। तो हमने अभी देखा कि बहुत कम पार्टिकल टकरा के वापस आए, बाकी सारे पास हो गए, कुछ टेढ़े हो गए, कुछ बिल्कुल पास हो गए, ठीक। तो इसका मतलब हो गया वो बॉडी बहुत छोटी है, एटम के अंदर वो जो बॉडी है, वो जो हैवी बॉडी है बहुत छोटी है, इसी वजह से एक दो पार्टिकल जो है उससे टकराया वापस आ गया, ठीक। यही मतलब समझ में आता है। देखो ना आपको कैसे समझाऊं, देखो आपको पता है कि क्या बोलूं, अब ऐसे ही समझो, अगर कोई बड़ी चीज होगी ना उससे ज्यादा पार्टिकल टकरा के वापस आएंगे, अगर कोई छोटी चीज होगी तो उससे कम पार्टिकल टकरा पाएंगे, ठीक है। ये चीज है। अब इस पॉइंट को समझो, यही लिखा है मैंने कि सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब हम जैसा कि जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हुए मतलब बिल्कुल वापस आ गए, वो बहुत कम थे। दिस शोज दैट, इसका मतलब हो गया हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द एटम, जो हैवी बॉडी एटम के अंदर है, मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वो बहुत कम जगह घेर रही है, मतलब एटम के अंदर जो हैवी बॉडी है वो बहुत कम जगह घेर रही है, ठीक है, ठीक।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो टेक्स्ट बुक पे एक चीज लिखी है, आपको मैं समझाता हूं। टेक्स्ट बुक पे लिखा है कि इतनी कम जगह घेरती है वो बॉडी, ठीक है। वो बॉडी क्या है, वो जो बीच में एटम के बीच में बॉडी है ना, जिससे पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं, ठीक। टेक्स्ट बुक पे लिखा है कि वो बॉडी इतनी जगह कम घेरती है कि अगर हम एक बाल को, जो क्रिकेट का बाल होता है, उसको वो बॉडी मान ले ना, ठीक है, उसको अगर क्रिकेट के बाल को वो बॉडी मान ले, तो इसके आसपास 5 किलोमीटर तक जगह जो है, इसके आसपास 5 किलोमीटर रेडियस की जगह आप बना लो, ठीक है। तो इतनी कम स्पेस है, इतनी कम स्पेस वो बॉडी घेरती है। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर एरिया को गोल करो, उसके बीच में एक बाल रख दो, ठीक, उसके बीच में एक क्रिकेट का बाल रख दो, तो आप ये सोचो 5 किलोमीटर एरिया गोल है, उसके सेंटर में एक बाल है। सपोज ये वो एरिया है, ये बाल है, इसके आसपास 5 किलोमीटर एरिया ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे मान लो, दिख नहीं रहा है आपको, ये पॉजिटिव बॉडी है, इसके आसपास ये मैं बोल रहा हूं ये 5 किलोमीटर एरिया है, ये वाला 5 किलोमीटर एरिया गोल है। तो इस 5 किलोमीटर एरिया के कंपैरिजन में ये बॉडी कितनी छोटी होगी, मतलब एक छोटा सा बाल, क्रिकेट वाला बाल 5 किलोमीटर एरिया के कंपैरिजन में कितना छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक। तो एटम के कंपैरिजन में ये बॉडी इतनी ही है, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बोला था कि पूरा एटम जो है उसको हम अगर 5 किलोमीटर बना लें, उसको हम बोलें कि एटम का साइज 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर गोल एरिया जो है उसके सेंटर में अगर हम एक छोटा सा क्रिकेट का बाल रख रहे हैं, इतनी छोटी वो बॉडी है, ठीक है। मतलब ये जो एटम के अंदर बॉडी है, जो हैवी बॉडी है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये जितनी जगह घेरती है वो जगह बहुत कम घेरती है एटम्स के कंपैरिजन में। मतलब एटम बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम जगह घेरती है, ठीक। कितनी कम जगह घेरती है, जितनी 5 किलोमीटर का गोल एरिया अगर हम मान लेना, देखो अगर हम 5 किलोमीटर का गोल एरिया मान लें, उसके बीच में एक छोटा सा बाल रख दें, जितनी जगह उस 5 किलोमीटर एरिया के कंपैरिजन में वो बाल घेर रहा है, देखो बाल कितनी कम जगह घेर रहा है, बाल इतनी सी जगह घेरेगा तो 5 किलोमीटर एरिया तो बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उससे इस एटम के बीच में जो बॉडी है इसको कंपेयर किया गया है, ठीक। अगर नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, बस आप ये सोचो कि एटम के अंदर ये जो बॉडी है ये बहुत छोटी है, ये बहुत कम जगह घेर रही है, इतनी कम जगह कि एटम पूरी जो जगह घेर रहा है ना एटम, ठीक है, ठीक, जो एटम पूरी जगह घेर रहा है उसके कंपेरिजन में ये कुछ भी नहीं है, ये बॉडी बहुत छोटी है, ठीक। कंपेयर कर सकते हो कि 5 किलोमीटर एरिया में जितना एक बाल होता है ना, 5 किलोमीटर गोल एरिया अगर मान ले, उसके अंदर जितनी जगह एक क्रिकेट का बाल घेरता है उतनी जगह एटम के अंदर ये घेरता है, ठीक। अगर हम बोले एटम जो है उसका रेडियस 5 किलोमीटर है, मतलब एटम जो है वो 5 किलोमीटर बड़ा गोल है, तो उसके अंदर एक बाल कितनी जगह घेरेगा, बहुत कम जगह, तो उतनी जगह जो है ये हैवी बॉडी गिरती है एटम के अंदर, ऐसा बुक पे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि एटम इतना छोटा होता है जिसको हम कभी देख नहीं सकते, ठीक है। तो एटम के अंदर जाके न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, ठीक। अब देखो यहां हम एटम को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा तो होता नहीं एटम, 5 किलोमीटर तो होता नहीं, एटम कितना छोटा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर का, जिसको देख भी नहीं सकते, ठीक। तो उसके अंदर न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, बाद में अभी बोलेंगे इसको न्यूक्लियस, मतलब ये जो हैवी बॉडी है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बस बता रहा हूं कि इन्होंने रदरफोर्ड ने ये बताया था कि यहाँ एक हैवी बॉडी है और वो हैवी बॉडी बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इतनी कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये हैवी बॉडी कि पूरे एटम के साइज से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत छोटी है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है ना, आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक बार फिर समझा दें, देखो कोशिश करता हूं, क्या पता आ गया हो आपको समझ में। देखो सपोज मैं मान रहा हूं ये वो हैवी बॉडी है, इसके आसपास 5 किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक, और ये बाल है, और ये एरिया यहां से 5 किलोमीटर है, सारा 5 किलोमीटर है, ठीक है। 5 किलोमीटर एरिया पूरा गोल है, उसके सेंटर में एक बाल रख दो क्रिकेट का, जितनी जगह ये बाल गिरता है, ठीक है, उसको आप उस हैवी बॉडी से कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर हम बोलें कि एटम पूरा 5 किलोमीटर है तो उसके अंदर एक बाल जितनी जगह जो है कौन गिरता है, ये जो हैवी बॉडी है बीच में ये गिरती है, ठीक। इसी वजह से बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो वापस आए थे, मतलब अगर 20,000 पार्टिकल्स छोड़े तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया था। क्यों? क्योंकि वो जो बीच में जो बॉडी है हैवी बॉडी वो बहुत छोटी है, बहुत कम जगह गिर रही है, इसलिए एक पार्टिकल को वापस कर दिया उसने, ठीक। समझ में आया आपको? एक बार ये पढ़ो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो बिल्कुल वापस आ गए थे वो बहुत कम थे, इसका मतलब जो हैवी बॉडी एटम के अंदर है वो बहुत कम जगह घेर रही है, एटम बहुत बड़ा है और वो हैवी बॉडी बहुत कम जगह घेर रही है, ठीक। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। और
अभी ये बहुत सारा लिख लिया ना, इसको एक बार साफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो आप लिख लो अच्छे से, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। कहीं प्रॉब्लम आती है कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हटा दें इसको फिर आगे चलते हैं। अब देखो एक पॉइंट आप ऐड करो कि आपको समझ में आ गया ना कि पार्टिकल्स को क्या हो रहा था। ठीक है, कुछ पार्टिकल पास हो रहे थे, कुछ टेढ़े हो रहे थे, कुछ वापस आ रहे थे। ठीक, तो वापस क्यों आ रहे थे? क्योंकि एटम के अंदर एक हैवी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उससे पार्टिकल टकरा रहे थे, वापस आ रहे थे। ठीक, अब देखो हमने ये देखा कि वो जो बॉडी है वो इतनी छोटी है, बहुत छोटी, मतलब वो बॉडी बहुत छोटी है। ठीक, अब आप पॉइंट लिखोगे फाइनल कि द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, द स्मॉल हैवी positively charged body, the small heavy positively charged body present within the atom, present within the atom, ठीक है, present within the atom was called nucleus, was called nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, स्पेलिंग गलत नहीं करना, NUC गलत लिख लिया है मैंने, खुद ही गलत लिखा, देखो NUCLEUS, ये न्यूक्लियस। ठीक, तो वो जो सबसे छोटी बॉडी होती है एटम के अंदर, जिससे पार्टिकल टकरा के वापस आ गए थे, बहुत छोटी, एटम के कंपैरिजन में बहुत कम जगह गिरती है बॉडी, रदरफोर्ड ने सारा एक्सप्लेन किया था। इसको रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस बोला था। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम होता है ना, उसके आगे लिखा होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसके आगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी लिखा होता है। देखो आपके सामने न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, कैसे हुई? अल्फा पार्टिकल्स छोड़े। ठीक, अल्फा पार्टिकल कुछ वापस आ गए, तो वहां से साइंटिस्ट का दिमाग देख लो आप कितना। ठीक, तो इतना दिमाग था कि उन्होंने सब कंक्लूड करके ये बताया कि कुछ पार्टिकल चले गए तो खाली जगह है, कुछ टेढ़े हो गए तो मतलब अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है एटम के अंदर, कुछ वापस आ गए तो मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो बहुत हैवी है। ठीक है, बहुत हैवी है, उससे टकराए तो तभी कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए। ये सारा कुछ रदरफोर्ड ने बताया था, और स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को नाम दे दिया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाम दे दिया था। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो ये सब इमेजिनेशन है, ये सारी इमेजिनेशन, केमिस्ट्री होती ही मिस्ट्री है, इमेजिनेशन होती है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये था, देखो यही था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अभी फाइनल रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने दिया था वो हम देखेंगे। ठीक, पहले देखो, पहले रदरफोर्ड ने अपना अपरेटस लगाया, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, कुछ ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे कंक्लूजन दिया, फिर फाइनली बोला, रिजल्ट दिया, फाइनली रिजल्ट दिया कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो ना, हम मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस जगह है, इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये किस जगह है, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये तो बस कंक्लूजन और क्या था, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन थी। अभी हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि इतना कुछ करने के बाद रदरफोर्ड ने फाइनली क्या बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये फाइनली रदरफोर्ड ने क्या बोला वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो, अगर थोड़ा सा दिमाग आपका खराब हो रहा है तो आप पानी पी के बैठ सकते हो। ठीक, देखो इतना क्लियर हो गया, ये सारा अपरेटस समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, वो डायग्राम है हमारी ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रही है, ये गोल्ड फाइल के अगर हम बहुत सारे आइटम्स लें तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैं यहां ड्रा करके दिखाता हूं। ड्रा करके कैसे दिखाऊंगा? ये देखो, मतलब देखो ये हमने एक एटम लेके समझा ना, अगर हम बहुत सारे एटम्स लेना चाहें तो आपको पता है ये जो गोल्ड फाइल ली है ये किसकी बनी है? एटम्स की। तो आप बोलो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, ये ठीक, तो ये बहुत सारे एटम लेके भी तो समझ सकते हैं। ये अब आपको पता चल गया कि हर एक एटम के बीच में एक बॉडी है, हैवी बॉडी है, उसको यहां दिखा दो। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बहुत सारे एटम लेके भी बना सकते हो, सिंगल एटम्स भी बना सकते हो, ये अपरेटस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये वो बहुत सारे एटम्स आ गए, आपको पता चल गया एटम के बीच में एक हैवी बॉडी है, तो अब आप डायग्राम बना सकते हो ना। देखो यहां से जो पार्टिकल जाएंगे पास हो जाएगा, यहां से जाएगा पास हो जाएगा, यहां से जाएगा पास हो जाएगा,
यहां से जाएगा पास, 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 यहां से जाएगा बिल्कुल पास। पास का मतलब है स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा विदाउट डिफ्लेक्शन। अब देखो कुछ पार्टिकल जो इस बॉडी के यहां से जाएंगे ना, उसको मैं रेड से बनाता हूं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके पास से जो जाएंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक। सपोज यहां से गया पार्टिकल पास से तो डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से गया तो डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से गया डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से गया डिफ्लेक्ट हो गया, इस बॉडी के पास से गया डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट किया नहीं मैंने, ऐसे, ठीक। यहां से गया डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। ऐसी डायग्राम भी बुक पे दी होती है ना, बॉडी के पास से गया तो डिफ्लेक्ट, ठीक। इसके पास से गया तो इधर, यहां गया तो इधर, ये पार्टिकल देखो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां से अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फाइल पे छोड़े तो उसके अंदर ये हो रहा होगा उस टाइम, ठीक। ये पूरी गोल्ड की जो प्लेट है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे ना, तो एटम्स के ऊपर जब पार्टिकल पड़े तो बहुत सारे एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है, ठीक है। देखो खाली जगह है तो सारे के सारे पार्टिकल मैक्सिमम 99.9% पास हो गए विदाउट डिफ्लेक्शन। कुछ डिफ्लेक्ट हुए जो पॉजिटिव बॉडी के पास से गुजरे, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ जो है उनको मैं यहां दिखाता हूं ब्लैक से। कुछ पार्टिकल जो सीधा आके इस बॉडी की डायरेक्शन में, देखो ना जब पार्टिकल छोड़े तो बहुत सारे पार्टिकल छोड़े ना, कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ इसके पास से गुजरे टेढ़े हो गए, तो कुछ पार्टिकल जब इसके ऊपर पड़े ना बॉडी के तो वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए, यहां पड़े तो ऐसे डिफ्लेक्ट बैक, ठीक। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पड़े ना पॉजिटिव बॉडी के आसपास तो डिफ्लेक्ट बैक, ठीक। ये पड़े तो वापस, ऐसे पड़े तो वापस, ठीक है, ऐसा है, ठीक। ये बहुत सारे एटम्स लेके भी आप समझ सकते हो ऐसे करके। ये है क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो ये अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आ रही तो आप ये डायग्राम देखो, मैं आपको 2-3 डायग्राम्स दिखाता हूं, ये देखो, ठीक। ये डायग्राम भी वैसी है, एटम्स को लिया हुआ है, बहुत सारे एटम्स से दिखाया है। उसके बाद ये देखो आप, ये डायग्राम देख लो, ये प्रदीप की बुक पे दी है, यहां भी एटम्स को लेके और सिंगल एटम को लेके भी दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको यहां बना के दिखाया वही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम क्या करें, अब हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट्स के ऊपर। लिख लो, साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अभी फाइनली हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो वो चीजें हैं क्या, तो आप लिखोगे फाइनली जो रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। रिजल्ट तो आप लिखो 10 अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यहां लिख लो 10 अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग फाइनली क्या क्या हमें मिलता है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग फाइनली हमें यह सीखना है कि रदरफोर्ड ने सब कुछ करके, सारे कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था, क्या बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था कि यहां मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटम कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। इन्होंने बोला था एटम कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। इन्होंने बोला एटम 2 पार्ट्स का बना होता है। एटम के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। ये फाइनल रदरफोर्ड का मॉडल है। अगर सपोज ये हमारा एटम है तो एक तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है, और बाकी होता है, ये होता है न्यूक्लियस, और बाकी जो भी पार्ट आपको एटम का दिख रहा है ये सारा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक। ये फाइनली रदरफोर्ड मॉडल ने बताया कि एटम 2 पार्ट्स का बना होता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो लिखो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपको पता चल गया एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल टकराए थे वापस आए थे, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तीसरा है इंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस,
entire mass of atom is concentrated in न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो वो जो दूसरा था ना मॉडल हमारा जेजे थॉमसन मॉडल ने बोला था एटम का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब पूरे एटम के अंदर ही मास होता है एटम का। लेकिन अब रदरफोर्ड ने ये बोला था कि एटम का पूरा जो मास है, जो एटम का वजन है, वो सारा का सारा इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब एटम का वजन सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से होता है। ठीक है, आई समझ आपको। अब देखो यहां से आप ये भी सीख सकते हो एटम का वजन किसकी वजह से होता है, बताओ। कल आपको बताया था एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई वजन होता ही नहीं, नेग्लिजिबल मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का वजन होता है, ये आपको पता है। अब देखो एटम का वजन किस वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही तो मास था 1 यूनिट मास। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का तो मास नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो अगर एटम का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है और एटम का वजन है कहां, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, मतलब न्यूक्लियस की वजह से वजन है, तो आप मुझे ये बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है, मतलब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। ठीक, ये भी बताया जा सकता है। अब देखो पूरे एटम का वजन सिर्फ न्यूक्लियस में, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से पूरे एटम का वजन है, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से वजन होता है, क्योंकि उन दोनों का 1 यूनिट मास होता है, तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो आगे यहां मैंने लिखा है इंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, के एटम का पूरा मास कहां कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम का वजन सारे का सारा वजन न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक, न्यूक्लियस में वजन होता है, इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों ही कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों, क्योंकि एटम का वजन न्यूक्लियस की वजह से, तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एटम का वजन होता है, वो तो ये होते हैं, इसका भी 1 यूनिट मास, इसका भी 1 यूनिट मास। इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों कहां है, न्यूक्लियस में, यहां से ये भी पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे आप लिखोगे सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव negligible mass, since electrons have negligible mass, the mass of atom is nearly due to, ठीक है, कॉमा डाल के लिखो, the mass of atom is nearly due to protons and neutrons। ठीक है, protons and neutrons, ये पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स, हेंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन रदरफोर्ड मॉडल से निकलती है। ठीक, तो आपको पता ही है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि पता क्या चला था कि एटम के अंदर एक हैवी बॉडी है। ठीक है, और बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अब देखो हमें यह भी पता है कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स। तो मतलब यहां से समझ में आता है ना कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब दूसरी चीज ये भी पता चली कि एटम का सारा मास जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक, सारे का सारा मास सेंटर में होता है। तो अब आप ये बताओ एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें से किन किन का मास होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। अगर एटम का सारा मास सेंटर में, तो मतलब न्यूक्लियस में है ना, सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में अगर एटम का सारा मास है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों होंगे। यही यहां से समझ में आ सकता है ना। पहली चीज तो यह है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पता चला अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ठीक, तो आपको पता है प्रोटॉन्स की वजह से मास होता है एटम का। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट मास होता है।
ठीक, उनका 1 यूनिट मास होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है लेकिन नेग्लिजिबल ना के बराबर होता है, होता ही नहीं। हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं। तो एटम का मास अगर सारे का सारा सेंटर में, तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ होंगे? सेंटर में, मतलब किस में? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। ये समझ में आता है। तो यहां से आप पढ़ सकते हो कि इंटायर मास एटम का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अब जे थॉमसन ने बोला था कि सारे का सारा मास कहीं इधर फैला हुआ है। जे थॉमसन ने बोला था पूरा एटम ही प्रोटॉन्स का भरा हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला प्रोटॉन सिर्फ एटम के अंदर न्यूक्लियस में। ठीक, समझ में आया? अब देखो, सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, ये वही चीज लिखी है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं। ठीक, द मास ऑफ एटम इज नियरली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक, अब देखो एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। वो तो आपको पहले ही पता है, क्योंकि एटम के अंदर होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही नहीं, एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ही होता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स, मतलब इन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इस वजह से न्यूक्लियस क्या है? हेंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इस वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आया? बोलो। यही समझ में आया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और एटम का सारा मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर की तरफ है। इसका मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन तो है ही, जिनकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं। इसी वजह से एटम का सारा मास सेंटर में है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का मास होता है ना। तो अगर सारे का सारा मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास होता ही नहीं। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये फाइनल रिजल्ट था रदरफोर्ड मॉडल का कि रदरफोर्ड ने एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने बोला था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो ये लिख लिया। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। सारे का सारा मास एटम का न्यूक्लियस की वजह से होता है। अब देखो दूसरा पार्ट है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? उन्होंने क्या बोला था? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? देखो, आप मुझे खुद बताओ, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हमने ये सीख लिया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन तो फिर न्यूक्लियस के बाहर ही होंगे। तो उसी को बोला है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रदरफोर्ड ने फाइनली बताया था। तो उन्होंने बोला था, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला गया है। ठीक, ये तो आपको पता है। अब आगे लिखो, एक चीज में इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, आगे लिख लो। एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर है। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which electrons are distributed। ठीक है, electrons are distributed is called extra nuclear part। extra nuclear part। ठीक है, ये ठीक। देखो, उन्होंने बोला था एक तो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम का दूसरा पार्ट होता है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, वहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले, अब देखो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग है। आगे और हम सीखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, डिफरेंट मॉडल आएंगे ना, तो एक की लिमिटेशन को दूसरा एक्सप्लेन करेगा, ऐसे आगे चलेगा। ठीक, अब सिर्फ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने बोला था कि एटम में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए। ठीक है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और
एक जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो तो उसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के आसपास वाले पार्ट में। ठीक, तो यहाँ वही लिखा है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने बोला था न्यूक्लियस के बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस वजह से न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। वहां एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी थे, फिर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा के वापस क्यों नहीं हुए? तो अब आप मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कितना डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास प्रोटॉन से 1837 टाइम छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्का पार्टिकल है, हैवी बॉडी नहीं है, तो इस वजह से यहां से पार्टिकल पास हो गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन जहां थे इलेक्ट्रॉन से पास हो गए, सिर्फ प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ टकरा के वापस आए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स थे। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है, तो ज्यादा मास होने की वजह से प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस को हैवी बॉडी बना देते हैं। इस वजह से हैवी बॉडी के साथ जब पार्टिकल टकराए वापस आ गए, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए भी तो चले गए सीधे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं है, तो हैवी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब आप ये भी पूछ सकते हो नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल आके यहां चिपक क्यों नहीं गए इलेक्ट्रॉन के साथ? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। देखो अल्फा पार्टिकल कैसे थे, फास्ट मूविंग थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे ना। चिपकते तो तब अगर पार्टिकल स्लो होते, तो पार्टिकल बहुत फास्ट थे जिन्होंने एटम को चीर के सीधा आगे चले गए। ठीक, इतने फास्ट थे, और इतने फास्ट थे चीर के आगे चले गए, लेकिन इस न्यूक्लियस को नहीं चीर सके। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हैवी बॉडी थी। ठीक, आप ऐसा पूछ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ अल्फा पार्टिकल आए वो पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों नहीं चिपक गए? क्योंकि पार्टिकल हैवी फास्ट मूविंग थे ना, पहले लिखवाया था, बहुत फास्ट मूविंग थे। तो तेज चीज जो है वो तो चीज ऐसे तोड़ के निकल जाती है ना। ठीक, ये चीज होती है। तो ये आपको समझ में आया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और पॉइंट लिखो, रदरफोर्ड ने यह भी बताया था कि अगर यहां पॉजिटिवली चार्ज, मतलब न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के साथ क्यों नहीं चिपक जाते? देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो आके पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपक सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो ये भी तो चीज है। तो इस चीज को भी रदरफोर्ड ने, देखो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आसपास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के साथ चिपक जाए तो एटम तो रहा ही नहीं, फिर एटम फेल हो गया, एटम स्टेबल ही नहीं रहा। तो एटम स्टेबल होता है, इस चीज को भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो बाद में फेल हो गई थी चीज, वो बात अलग है। ठीक, देखो मैं यहां लिखवाता हूं, आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट fall in the nucleus. Electrons do not fall in the nucleus as a result of attraction, as a result of attraction. ठीक है, ठीक है, आगे ऐसे करके लिखो, नहीं गिरते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने सुजेस्ट किया था, Rutherford suggested that ठीक है, Rutherford suggested that electrons are not stationary, that electrons are not stationary। ठीक है, electrons are not stationary but are revolving around the nucleus, but are revolving around the nucleus। ठीक है, in certain circular orbits, in certain circular orbits। ठीक, ठीक है, आगे एक लाइन आप लिख लो, एज अ रिजल्ट सेंट्रीपिटल force, as a result centripetal force came into play, ठीक है, centripetal force came into play which balances the force of attraction, which balances the force of attraction।
ठीक, ये लिखो आप पॉइंट, ये लिखो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये आप लिखो, मैं तब तक इसको साफ करता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, सिंपल है ना मॉडल, कुछ मुश्किल नहीं है, खत्म हो गया समझो, खत्म समझ लो इसको। देखो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोला था रदरफोर्ड ने कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले पार्ट में होते हैं। ठीक, अब यहां देखो, अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के ऊपर चिपक सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव वहां, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता, इस चीज को भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ रुके हुए नहीं है, ये रुके हुए नहीं है, ये किसी ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है, जैसे आपको पता है ना सन होता है, ठीक, सन के आसपास बाकी प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, जैसे यहाँ अर्थ है, अर्थ और बाकी प्लेनेट जो है सन के आसपास अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं ना, अपने अपने ऑर्बिट में, मतलब इनकी एक स्पेस होती है जहां वो चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह इन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके हुए नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके हुए होते तो वो सारे आके न्यूक्लियस में गिर जाते, एटम खत्म। ठीक, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। ठीक, ये बोला था इन्होंने। अब देखो, आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने कभी सर्कस, सर्कस क्या होता है, मेला, आपके आसपास मेला लगा होता है ना, कभी वो सर्कस होता है, वहां एक बड़ा सा कौवा सा होता है जिसको बोलते हैं मौत का कौवा, ऐसे करके बोलते हैं ना, वहां बाइक और गाड़ी को वो कैसे घुमाते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं, ऐसे करके कौवा होता है ना, ठीक, मतलब वहां कौवा बनाया होता है, ठीक है, वो बाइक और गाड़ी को इसके ऊपर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, यहां से बाइक जाएगी, यहां आएगी गाड़ी, आपने देखा होगा कभी तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे करके एक बड़ा सा कौवा सा होता है, उसमें गाड़ी को इसकी वाल्स के ऊपर ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, यहां से गाड़ी जाएगी ऐसे, बाइक जाएगी ऐसे। अब देखो, वो एक्चुअल में एक किस्म का सर्कुलर मोशन होता है। देखो, सर्कुलर मोशन होता है ना, तो आप मुझे ये बताओ, रुको एक मिनट, समझ लो, ज्यादा हो गया, ये बड़ा सा कौवा है हमारे पास, ठीक है, हम ऐसे देखो, अगर आपको पता नहीं है ना, तो आप YouTube पे सर्च कर लो मौत का कौवा, ठीक है, वहां आ जाएगा, आप देखना, ऐसे एक बड़ा सा कौवा होगा, ठीक है, ऐसे एक बड़ा सा कौवा, इधर ऊपर लोग खड़े हुए होंगे, बीच में बाइक घूम रही होती है, लोग बाइक घुमाते हैं ऐसे, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यहां से जाती है इधर, नीचे नहीं गिरती बाइक, यहां से बाइक ऊपर चढ़ाते हैं ना पहले, फिर वो बाइक इधर घूमती है, इधर सर्कुलर मोशन में गाड़ी भी घूमती है, और नीचे नहीं जाती बाइक, नीचे नहीं गिरती, सिर्फ ऊपर घूमती रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे फिजिक्स है। ठीक, आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे, रोटेशन, रोटेशन वाला मोशन होता है, तो जहां चीज कोई रोटेट करती है ना, यहां आपने देखा होगा ये बाइक बहुत हाई स्पीड पे घूमती है ऐसे, ठीक, तो यहां एक फोर्स आ जाती है जो सेंटर की तरफ लगती है ऐसे। देखो, बाइक नीचे गिर सकती है ना, क्योंकि नीचे जमीन में ग्रेविटी है। अब देखो, मुझे ये कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरी फिजिक्स तो नहीं है। आप रोटेशन वाला मोशन पढ़ोगे ना, जब 11th क्लास में रोटेशन मोशन वाला, ठीक है, वहां आप फिजिक्स में ये सीखोगे। तो जब, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जब ये बाइकें यहाँ घूमती है ना, तो यहाँ नीचे जमीन है, जमीन के पास ग्रेविटी है, जमीन इन बाइक को नीचे खींच सकती है, ठीक है, खींचती भी है, अपनी ग्रेविटी नीचे लगाती है जमीन खींचने के लिए, लेकिन ये बाइक नीचे नहीं गिरती, ऊपर घूमती रहती है। इसका एक रीजन है कि वो तेज स्पीड में घूमती है। तो जब चीजें तेज स्पीड में रोटेशन करती है ना, उस टाइम एक फोर्स आ जाती है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां लग जाती है। ठीक, अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है, नीचे सेंटर की तरफ लगती है, जहां से बाइक ऊपर गई है ना, उसके नीचे की तरफ लगती है। ठीक, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, ये फोर्स जो है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, देखो ऊपर बाइक घूम रही है, उसको जमीन खींच रही है ना, जमीन के पास ग्रेविटी है, जमीन बाइक को खींच रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिस फोर्स से जमीन बाइक को खींच रही है, उस फोर्स को ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर लेती है। इस वजह से बाइक इधर ही घूमती रहती है, बाइक नीचे नहीं गिरती। ठीक, अब देखो, ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से समझोगे। मैं आपको बस ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, आप ये नहीं सोचना नहीं सर को पता है नहीं, ये नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि यहाँ मौत का कुआं जो होता है,
उसमें जो बाइक ऐसे घूमती है उसमें रीजन यही होता है कि बाइक हाई स्पीड में घूमती है, तो बाइक की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमीन की तरफ लगती है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ओवरकम कर लेती है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जब ये घूमती है तब। अब देखो यहाँ जब ये घूमती है ना, यहाँ एक्चुअल में दो फोर्सेस लगती हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो नीचे की तरफ लगती है, ग्रेविटी की तरफ, सेंटर की तरफ। दूसरी फोर्स होती है जब बाइक घूमती है। तो आप मुझे बताओ, सपोज अगर ये बाइक यहाँ से घूम रही है ना ऐसे, ठीक है, एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगती है, ठीक, नीचे की तरफ क्या, यहाँ जमीन है, जमीन इस बाइक को खींच रही है। एक फोर्स और होती है जो जब बाइक घूमती है तो बाहर की तरफ लगती है ऐसे, ठीक। अब देखो ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस की वजह से चीजें जो हैं एक जगह घूमना स्टार्ट कर लेती हैं ऐसे ही, ठीक है, घूमना स्टार्ट कर देती है, नीचे गिरती नहीं है, ठीक है। चाहे नीचे से जमीन खींच रही है, ये अर्थ में ग्रेविटी, अर्थ हर चीज को नीचे खींचती है, चाहे जमीन खींचती रही लेकिन वो चीजें ऊपर ही रोटेट करती रहती हैं ऐसे, रोटेट, ठीक है। इसका आप यहां भी लगा सकते हो, जैसे देखो सन के आसपास जमीन चक्कर काटती रहती है ऐसे, सारे प्लेनेट काटते रहते हैं। अगर मतलब अर्थ का ऑर्बिट ये वाला है, किसी और प्लेनेट का ऑर्बिट ये वाला होगा, तो यहां सपोज वीनस है, ये तो आपको पता होगा ना वीनस, तो ये यहां चक्कर काटेगा, ये कभी अर्थ के ऑर्बिट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जब यहां चक्कर काटता रहता है अपने ही ऑर्बिट में काटता रहता है, सन के पास ग्रेविटी है, सन इसको खींच सकता है, लेकिन ये आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहां सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? आप बस दिमाग में रख लो कि देखो किसी किसी बुक पे यहां ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, किसी किसी बुक में लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, किसी किसी बुक में दोनों लिखी है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही एक्ट करती है, ठीक। कभी एक क्वेश्चन भी कहीं पूछा था, उसका आंसर था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही एक्ट करती है, ठीक है। तो अब आपको समझना ऐसे है कि देखो जब ये मैंने आपको समझा दिया ना कि जब चीजें घूमती हैं तो उस टाइम फोर्सेस आ जाती है घुमाने के लिए, ठीक। वो फोर्सेस करती क्या है, जो जमीन की तरफ अट्रैक्शन है इनकी, उन अट्रैक्शन को बैलेंस कर देती है। वही काम यहां होता है। ये किसने बोला? ये रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है। अब देखो अगर इनके बारे में आपको ज्यादा समझना है ना, अभी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप फिजिक्स में रोटेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे। अगर आपने किसी अच्छे टीचर से रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ा ना, आपको ये फोर्सेस समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब देखो यहां इन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर, यहां इसके ऊपर जो है न्यूक्लियस के ऊपर खड़े नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस खींच रहा है ना नीचे, न्यूक्लियस के देखो ना, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, इसको तो न्यूक्लियस खींचेगा ना अपनी तरफ, ठीक है, खींचेगा। तो इस खींचने वाली फोर्स को कौन बैलेंस कर देता है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। तो अब आप ये सोचो, जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रही है। अब ये इधर आ रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो ये अट्रैक्शन वाली फोर्स को, ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो वाली फोर्स बैलेंस कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह ही घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आके नहीं गिरते, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दी थी रदरफोर्ड ने। अब आप देखो यहां यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, मतलब इन्होंने बोला था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह रुके हुए नहीं है, तो वही लिखा है इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरते। इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या सुजेस्ट किया था? रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। रदरफोर्ड ने ये बोला था इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक जगह रुके हुए नहीं है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुके हुए, ठीक, बट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने ये बोला था इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके हुए नहीं है, अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। और अब आपको पता है जब चीजें घूमती हैं तो वो नीचे नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि वहां फोर्सेज आ जाती हैं। कौन सी फोर्स? बुक में लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, किसी बुक में सेंट्रीफ्यूगल, तो आप दोनों भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल ही लिख देना। अब होती क्या है वो आपको फिजिक्स में समझ आएगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो यहां लिखा है कि रदरफोर्ड ने ये सुजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो यहां ये भी लिखा है एज अ रिजल्ट, मतलब मूव होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स केम इनटू प्ले विच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जब मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स किस लिए यूज होती है? चीजों को अपनी ही एक्सिस के ऊपर घुमाने के लिए यूज होती है। जैसे वो बाइक घूमती है, इसी तरह ऐसे आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी चीज को यहां से पकड़ो, ठीक है, यहां से पकड़ो
और ऐसे ऐसे घुमाओ ना तो आपको लगेगा, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना वो पूरी रोटेशन में घूमेगी, तो आपका जोर भी नहीं लगेगा, बस ऐसे घूमती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसे घूमती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगती है। जब वो ऐसे करते हो आप, एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, आपको बस इतना याद रखना है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस रोटेशन वाले मोशन में आप पढ़ोगे, वहां पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना याद रखो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस चीजों को रोटेट कराने में, अपनी एक्सिस पे रोटेट कराने में हेल्प करती है। ठीक, तो यहां लिखा है एज अ रिजल्ट सेंट्रीपिटल फोर्स केम इन टू प्ले। उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस में नहीं गिरते। ठीक, कभी कभी बुक पे सेंट्रीफ्यूगल भी लिखा हुआ है, तो आप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों भी लिख सकते हो। ठीक, कोई वो नहीं है। ठीक, न्यूक्लियस में नहीं गिरते। अब देखो फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने उस टाइम एटम का ये बहुत बेस्ट मॉडल दिया था। ठीक, और बहुत टाइम तक ये मॉडल चलता रहा। तो रदरफोर्ड ने फाइनली, आप बताओ क्या बोला? उन्होंने बोला एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं। और न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि जब चीजें घूमती हैं तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब देखो उन्होंने इस मॉडल को प्लेनेट से कंपेयर किया था। जैसे देखो सन होता है, सूरज, उसके आसपास सारे प्लेनेट चक्कर काटते रहते हैं। तो इसी तरह उन्होंने इस मॉडल को प्लेनेट से, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं एक पॉइंट, मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट आप लिख लो कि दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम। इसी के नीचे लिखना है दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम वेयर न्यूक्लियस इज लाइक द सन, वेयर न्यूक्लियस is like the sun. ठीक है, and electrons are like planets, and electrons are like planets. ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको आज। तो देखो इस मॉडल को अगर आप चेक करो तो ये एक सोलर सिस्टम जैसा मॉडल बन गया है। सोलर सिस्टम के अंदर सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये मॉडल कैसा है, प्लैनेट, मतलब इन्होंने नहीं बोला, बाकी वाले साइंटिस्ट ने जब साथ में मिलके बोला होगा कि ये मॉडल एक प्लैनेट्स जैसा, मतलब सोलर सिस्टम जैसा है, जहां न्यूक्लियस को आप सन मान लो, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं, इनको प्लैनेट्स मान लो। जैसे आपको पता है, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सन के आसपास प्लैनेट घूमते रहते हैं ना, ये अर्थ हो गई, ये दूसरा हो गया, ये न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। तो मतलब न्यूक्लियस मतलब सन के आसपास घूमते रहते हैं। इसी तरह से इस मॉडल को किससे कंपेयर किया गया था? सोलर सिस्टम से। ठीक, जैसे जे थॉमसन वाले मॉडल को किससे कंपेयर किया गया था? वाटरमिलन से। इसको किससे कंपेयर किया? सोलर सिस्टम से। तो ये लिखा है दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, जहां न्यूक्लियस इज लाइक सन, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सन जैसा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? प्लैनेट्स जैसे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूसली घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये उस टाइम का बहुत अच्छा मॉडल था। इस मॉडल ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है। उस टाइम साइंटिस्ट ने इस मॉडल को मान भी लिया था। ठीक है, तो ये बहुत टाइम तक मॉडल चला, तो इसीलिए इस मॉडल को और जे थॉमसन मॉडल को हम बोलते हैं अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम्स। अब देखो फिर ये चला कुछ टाइम तक, उसके बाद जब और साइंटिस्ट आए ना, उन्होंने इसमें कुछ कमियां निकालना स्टार्ट कर दी। ठीक, तो फिर हम आगे ये देखेंगे ना इसके बाद कि क्या क्या कमियां निकालना स्टार्ट कर दी। तो निकालते निकालते कमियां निकालते लास्ट पे इस मॉडल को फेल कर दिया। ठीक, फिर नया मॉडल आया, उसको बोलते हैं नील बोर मॉडल। ठीक, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इतने मॉडल के बेस पे हम क्या क्या बता सकते हैं। वो उस टाइम सब कुछ क्लियर कर दिया गया था कि इतना जो रदरफोर्ड ने दिया, इस बेस पे हम आगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, मास नंबर क्या होता है,
मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम कल देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद ये हमें पता चल जाता है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मास नंबर क्या होता है, उसके बाद आइसोबार, आइसोटोप्स वगैरह ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा हम कल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां साइंटिस्ट ने निकाली कि ये मॉडल फेल हो गया, मतलब इसकी लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस देखने के बाद हम चलेंगे बोर मॉडल पे। ठीक, तो आप ये समझोगे ये मॉडल अच्छा मॉडल था, ठीक है, एटम का अच्छा मॉडल था, ठीक है, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, अच्छा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ कमियां नजर आई तो इसको फेल कर दिया गया, फिर नया मॉडल आया। ठीक, और इसमें मतलब ये कुछ टाइम तक रहा। ठीक, तो कुछ टाइम तक लोगों ने यही माना कि एटम के अंदर यही होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद का जो ये है सिस्टम क्या पढ़ना है हमें, वो सारा हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं प्रॉब्लम आती है पूछो। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।